नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवेल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कहानी जुनून किस्मत का फैसला के आगे के एपिसोड। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर सुन लें ताकि कहानी का पूरा मजा ले सकें। यह कहानी हर नए एपिसोड के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है, जहां प्यार, जुनून, किस्मत और खतरनाक रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी के आगे के सभी एपिसोड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इस कहानी की पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं जुनून किस्मत का फैसला के आज के शानदार एपिसोड। मैं अपनी पूरी दुनिया देखती हूँ। रात का वक्त रूही डाइनिंग एरिया में अपनी चेयर पर बैठी आतिश का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी एक हाथ की कोहनी टेबल से टिकाए हुई थी और अपना सिर उस हथेली पर रखा हुआ था। ठीक तभी आतिश नीचे आया। उसने एक लोवती शर्ट पहनी हुई थी। वो फोन से बात करता हुआ नीचे आ रहा था। रूही ने उसे देखा, फिर उसके कान पर फोन देखकर अपनी नजरें हटा ली। आतिश ने बात करके अपना फोन पॉकेट के हवाले किया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। रूही ने आतिश को देखकर कहा, किसका कॉल था? आतिश ने खाना उसकी प्लेट में लगाते हुए कहा, डॉक्टर अजीत। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो अपना खाना खाने लगी। दूसरी तरफ हवेली में रुद्री डिनर करके अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। वो अपना फोन चला रही थी और साथ में मुस्कुराए जा रही थी। उसकी गोद में एक पिलो भी रखा हुआ था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा था, इसलिए रुद्री ने कॉल काट दिया। अभी उसे कॉल काटे कुछ देर ही हुई थी कि दोबारा उसी नंबर से कॉल आ गया। रुद्री उस नंबर को घूरने लगी। उसने कॉल उठाकर अपने कान पर लगाते हुए चीड़ भरी आवाज में कहा, कौन है? उधर से एक लड़के की आवाज आई, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। रुद्री उस लड़के की आवाज सुनकर रुद्री हैरान होकर बोली, अरशद तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? उधर से अरशद, जिसका मूड पहले से ही खराब था, वो रुद्री की बात सुनकर खींचते हुए बोला, तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो मुझे तुम्हारा नंबर नहीं मिल सकता? और प्लीज तुम थोड़ी देर चुप रहकर मेरी बात सुन लो। हमने जो फोटोज कलेक्ट लिए थे वो मुझे भेजो अभी। रुद्री जो अपने दांत पीसते हुए उसकी बात सुन रही थी वो फौरन ही बोली, मेरे पास नहीं है। रुद्री की बात सुनकर अरशद ने चीखते हुए कहा, नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? इडियट, सबने तुम्हें ही तो फोटो दिए थे। रुद्री ने उसके मुंह से खुद के लिए इडियट सुन गुस्से से कहा, तुम पहले तो मुझसे तमीज से बात करो। मैं कोई तुम्हारी वन टाइम गर्लफ्रेंड की तरह नहीं हूं जो तुम्हारी चीखना चिल्लाना बर्दाश्त कर लेंगी। सुना तुमने? रुद्री की बात सुनकर अरशद ने खुद को शांत करते हुए कहा, देखो रुद्री, पहले ही रूही के न करने की वजह से मेरा दिमाग बहुत खराब है, तो अब तुम और मत करो, चुपचाप मुझे वो फोटोज दे दो, समझ में आई बात? इतना कहकर उसके कॉल काट दिया। रुद्री ने हैरानी से अपना फोन देखा। उसने कॉल कटने की आवाज सुनी थी। वो हैरान इस बात से थी कि वो उस पर हुक्म चला कर गया था, जैसे मानो वो उसकी गुलाम हो। रुद्री ने आज तक खुद पर किसी की धौंस नहीं चलने दी थी, फिर चाहे वो कोई भी हो। हाँ, कभी कभी रूही की बात उसे माननी पड़ जाती थी, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं। रुद्री ने अपने फोन को गुस्से से घूरते हुए खुद से कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसे क्या लगता है कौन हूं मैं? उसने झुंझला कर अपना लैपटॉप उठाया और उसे बेड पर पटकते हुए कहा, घटिया इंसान, इस काम का बदला जरूर लूंगी तुमसे। अरशद प्रताप सिंह होगे तुम, रूही के भाई, लेकिन मैं भी उसकी दोस्त प्लस नंद हूं। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से अरशद को कोसते हुए फोटोज निकालने लगी जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए ली थी। निर्वाणा पैलेस। डिनर के 2 घंटे बाद कमरे में रूही बेड पर लेटी थी और उसके पास आतिश का फोन था जिसे वो लेटे लेटे देख रही थी। आतिश उसके बगल में बैठा था। वैसे तो वो अभी अभी स्टडी रूम से आया था और कमरे में आते ही युग ने कुछ पुराना डेटा उसे भेजा था जिसे वो अपने टैब में चेक कर रहा था। रूही ने भी इस बीच उसका फ़ोन उठा लिया क्योंकि उसके फ़ोन में उनकी कुछ पिक्चर थी जो कि सूर्यवंशी पैलेस में ही उन्होंने ली थी। रूही उन्हें ही देख रही थी क्योंकि उसे उसमें से कुछ पिक्चर फ्रेम करने के लिए निकलवानी थी। इसी बीच आतिश का फ़ोन रिंग करने लगा। रूही ने शो होते नाम को देखकर आतिश से कहा, इतिश, डॉक्टर अजीत का कॉल है। आतिश ने अपने टैब पर ही नज़रें रखते हुए कहा, कॉल स्पीकर पर रखो। रूही ने उसके कहे मुताबिक कॉल उठाकर फ़ोन स्पीकर रख दिया, लेकिन उसने उसका फ़ोन छोड़ा नहीं था। बस वो उसे लेकर आतिश के नज़दीक बढ़ गई थी कि ताकि वो अपने फ़ोटो देखने के साथ आतिश की बात भी अजीत से करा पाए। कॉल के उठते ही डॉक्टर अजीत ने उधर से कहा, सर, आपके डायग्नोसिस पर हमने उस पेशेंट की किडनियाँ चेक की, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अजीत की बात सुनकर आतिश का ध्यान टैब से हटा। ये केस आज ही उसके पास आया था और बहुत उलझा हुआ था। बड़ी बात यह थी कि वो इतना बीमार था लेकिन फिर भी उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी और उसके शरीर पर पसीने की एक भी बूंद नहीं थी। ये केस उसे लंदन के फेमस डॉक्टर माइकल केन ने भेजा था। जब चीजें उनके भी हाथ से बाहर निकल गई तब उन्हें आतिश की याद आई थी। मिस्टर माइकल केन एक 50 साल के उम्रदराज शख्स थे और वो चांदनी जी के साथ में काम कर चुके थे। दोनों ही पहले अच्छे दोस्त रह चुके थे।
आतिश भी उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। आज के वक्त वो लंदन के एक बहुत ही बड़े और फेमस हॉस्पिटल के मालिक थे। आतिश ने अपनी सबसे पहली सर्जरी उन्हीं के हॉस्पिटल में की थी। मिस्टर माइकल भी आतिश की स्किल्स से अच्छे से वाकिफ थे। उन्होंने कई बार आतिश का टेस्ट लिया था, जिसमें हर बार आतिश ने उन्हें चौंका दिया था। वो लंदन में भी 10 सेकंड में सिर्फ किसी को देखकर उसका सही डायग्नोसिस करके किसी भी शख्स की बीमारी के बारे में जानने के लिए मशहूर था। आज भी लंदन के डॉक्टर उसे इस किस्से याद किया करते थे। लोगों का कहना था कि भगवान ने उसे इस तोहफे से नवाजा था, मगर कहीं ना कहीं ये आतिश की मेहनत थी। उसके काम में उसका पैशन झलकता था। कुछ लोगों ने अपनी जलन में उसकी मेहनत को भगवान का तोहफा बताकर उसे अलग बना दिया था, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। अजीत की बात सुनकर आतिश अपनी उंगलियां घुमाने लगा। वो अपनी थाई पर अपनी उंगलियों को टैप करने लगा, जैसे उसकी बात सुनकर कुछ सोच रहा हो। असल में वो उस शख्स की हालत को एक बार फिर से सोच रहा था, और उसके साथ ही सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए वो इसे डायग्नोसिस कर रहा था। कुछ हद तक वो क्लियर था, लेकिन कुछ डाउट अभी भी थे। कुछ देर बाद उसने अजीत से कहा, मिस्टर केन ने उसकी फैमिली के बारे में क्या बताया? क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री है? अजीत ने आतिश की बात सुनकर कहा, हाँ, उसकी मॉम डेथ हुई थी अभी कुछ साल पहले। डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और इसलिए अचानक उनकी डेथ हो गई। हाँ, एक और बात उन्होंने बताई कि उसकी मॉम की हालत भी इस लड़के की तरह ही हुई थी। अजीत की बात सुनकर आतिश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, किडनी बायोप्सी की? अजीत ने अपने हाथ में रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, हाँ किया, लेकिन जो आपने सोचा था वो नहीं है। बायोप्सी में कोई जेब्रा बॉडी नहीं मिली ही, उसे फैब्री नहीं है। डॉक्टर आतिश, आई थिंक उसे FSGS है। उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। अजीत की बात सुनकर आतिश ने कहा, सेरोइस देकर ताकि उसकी दोनों किडनी फेल हो जाए। आतिश की आवाज़ थोड़ी सख्त और रूड थी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर अजीत बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, और गलतियां आतिश को पसंद नहीं थी। रूही, जो इतनी देर से उन दोनों के बीच की बात सुन रही थी, वो भी आतिश को देखने लगी। उसका ध्यान अपनी फोटो से बिल्कुल हट चुका था। अजीत ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, डॉक्टर आतिश, मगर उसे फेब्री नहीं है। आतिश ने अपना टैप टेबल पर रखते हुए कहा, कई बार बायोप्सी रिपोर्ट में जेब्रा बॉडी नहीं मिलती है, एंजाइम टेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। अजीत ने आतिश की बात सुनकर कहा, डॉक्टर आतिश, हमारे पास वक्त नहीं है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसकी जिम्मेदारी। आतिश ने उसकी बात को काट कर तेज आवाज में लगभग गुस्से से कहा, डॉक्टर अजीत, मैंने कुछ कहा सुनाई दिया या नहीं? मेरे हॉस्पिटल आने तक टेस्ट रिपोर्ट मुझे मेरे हाथ में चाहिए, समझे? अब जल्दी करो। अजीत ने गहरी सांस छोड़ी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों आतिश ये प्रूफ करना चाहता था कि उसे फैब्री है, जबकि फैब्री डिसीज बहुत ही कम लोगों को होती थी। लाखों में एक होते थे जिन्हें फैब्री होता था। उन्हें इस वक्त आतिश बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, जो काफी हद तक सही ही नजर आ रहा था, लेकिन उनके नजरिए से, आतिश के नजरिए से ये उसका कॉन्फिडेंट था। वो हॉस्पिटल में कभी कोई भी काम ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं करता था, और ये उसके उसूलों में से एक था। ये उसका एक्सपीरियंस था जो वो अपने डायग्नोसिस पर टेस्ट करवा रहा था, मगर फिलहाल अजीत जी यहाँ उसे समझ नहीं पा रहे थे। खैर, आतिश के ऑर्डर था तो वो न नहीं कर सकते थे, और ये बात तो अजीत भी जानता था कि आतिश अपनी रिपोर्टेशन पर कभी कोई उंगली नहीं उठने देगा। अजीत ने हाँ कहकर काल काट दिया। आतिश उठा और क्लोजेट की तरफ चला गया। रूही उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद आतिश अंदर से आया और मिरर के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट का बटन लगाने लगा। रूही बेड से उठी और उसका ओवरकोट उठाकर उसे पहनाते हुए बोली, क्या आप अजीत अंकल से प्यार से बात नहीं कर सकते? आप सबसे इतने रूड क्यों रहते हैं? आतिश ने अपनी वॉच को हाथ में डालते हुए कहा, मैं जगह और इंसान देखकर अपना बर्ताव नहीं बदलता। आतिश की बात सुनकर रूही ने धीमी आवाज में कहा, झूठे। वो उसे झूठा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो उससे कभी ऐसे बात नहीं करता थी, तो वो इंसान ही। आतिश ने अपनी वॉच पहनी, फिर रूही की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए कहा, तुम उन लोगों में नहीं आती, खुद को उन सब से जोड़कर नहीं देखोगी तो मैं झूठा ही लगूंगा। रूही ने उसे हैरानी से देखा। उसे नहीं लगा था कि आतिश ने उसकी धीमी बातें साफ सुन ली। आतिश ने उसकी हैरानी को इग्नोर करते हुए कहा, लेट हो जाऊंगा तो तुम सो जाना। फिर वो उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए वहां से चला गया। रूही ने आतिश के जाने के बाद गहरी सांस ली। रात के तकरीबन 12 बजे रूही बेड पर लेटी किताब पढ़ रही थी। आतिश अब तक आया नहीं था। रूही ने टाइम चेक किया, 12 बज चुके थे। उसने खुद से कहा, डॉक्टर का काम भी बड़ा मुश्किल है, न तो रात का पता न दिन का। सही कहा था उसने, डॉक्टर होना भी मुश्किल था। वो बीमारियों के बीच रहकर बीमारी का इलाज करते थे, और कभी कभी तो एक साथ इतने ऑपरेशन करने होते थे कि दिन रात का ख्याल ही नहीं रहता था। कई बार आतिश ने रात भर सर्जरी की थी, और अक्सर वो ऐसी ही पेशेंट हैंडल करता था जिसे कोई नहीं कर पाता था, और फिर उसे काफ़ी वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। उनका काम वाकई बहुत मेहनत का था। रूही काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, फिर उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त। रूही की आंख खुली। उसे लगा कि जैसे वो कहीं बंधी हुई है। उसने अपनी आंखें खोली, कुछ सफ़ेद उसके आंखों के चमकने लगा। रूही ने अपना सिर उठाया तो देखा कि आतिश उसे जकड़ कर लेटा हुआ था। रूही ने आतिश को देखकर कहा, ये कब आए? उसने देखा कि आतिश ने अपने कपड़े भी नहीं बदले। इस बीच उसकी हलचल से आतिश ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, सो जाओ।
वो हैरानी से आतिश को देखने लगी कि वो जग रहा था। उसने उससे कहा, आप जग रहे हैं, आप कब आए थे? आतिश ने धीमी आवाज में कहा, सुबह। आतिश की बात सुनकर रूही ने फिक्र भरी नजरों से उसे देखा और उससे कहा, तो आप ठीक से लेट जाए, ऐसे आपको नींद कैसे आएगी? आतिश ने अपनी बंद आंखों के साथ ही उससे कहा, मम्मा ऐसे ही रहो और मुझे सोने दो। रूही जो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही वो उसकी बात सुनकर चुपचाप लेट गई। आतिश अभी आधे घंटे पहले ही आया था। वही रूही की आंखों में अब नींद नहीं थी क्योंकि वो तो अपनी पूरी नींद करके उठी थी। उसने टाइम देखा, सुबह के 8 बज चुके थे। रूही ने आतिश की शर्ट की तरफ देखा, फिर उसके कॉलर का बटन खोल दिया। वो आतिश के चेहरे को देखने लगी जो काफी शांत नजर आ रहा था। एक भी शिकन नहीं थी उसके चेहरे पर, न थकान की, न नींद की और न किसी और चीज की। बिल्कुल शांत खामोश चेहरा था उसका, मानो कितना सुकून हो। रूही ने बहुत कम ही उसके चेहरे पर कोई भाव देखे थे, ज्यादातर उसने उसके चेहरे शांति ही पसरी हुई देखी थी। आतिश को गहरी नींद में देख रूही उसकी गिरफ्त से निकलने लगी। वो धीरे धीरे आराम से उसके हाथ को अपने ऊपर से उठाने लगी ताकि जरा भी आतिश की नींद डिस्टर्ब न हो। कुछ हद तक रूही कामयाब हुई, मगर फिर तभी आतिश के अपनी बाहों को तंग किया। रूही दोबारा उसकी बाहों में खींची चली गई। जितनी वो उससे दूर हुई थी अब उससे भी ज्यादा उसके करीब थी। रूही को पहले तो लगा कि आतिश की नींद न खुल गई हो, लेकिन खैरियत थी कि वो अभी भी सो रहा था। रूही ने अब कोशिशें बंद कर दी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नींद में खलल पड़े, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करे थोड़ी ही देर में रूही सुकून के साथ सो चुकी थी। AR इंडस्ट्री। गाथा की कार अभी अभी पार्किंग में आकर रुकी। ठीक उसी वक्त करण की कार भी पार्किंग में आकर रुकी। दोनों एक ही वक्त पर कार से बाहर आए। करण ने गाथा को नहीं देखा था, लेकिन गाथा ने करण को देख लिया था। करण बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा, तभी गाथा ने उसे आवाज देकर रोका। करण सर। करण रुक कर पीछे मुड़कर देखने लगा। गाथा को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ गया और उससे बोला, गुड मॉर्निंग। गाथा ने उसे घूरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, युग को आपने बताया कि मेरी सैलरी खत्म हो गई है? खुद को घूरता पाकर करण थोड़ा सा खुद में ही सिमट गया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ मैंने ही बताया, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि युग को बताना सही है, इसलिए मैंने उसे सब बता दिया। गाथा कुछ पल तो उसे घूरती रही, मगर फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, चलिए आज आप इतने हैंडसम लग रहे हैं तो मैंने आपको माफ किया। उसकी बात सुनकर करण की मुस्कुराहट कुछ पल सिमटी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल सिमटने नहीं दिया। वो हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसे जाता देख गाथा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, अजीब ही इंसान है, लड़की सामने से लिफ्ट दे रही है लेकिन इसे कुछ समझ ही नहीं आता। भगवान, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी तरह एक तरफ प्यार में गुजारने वाली हूँ? वो भी पार्किंग से अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर करण अपने डिपार्टमेंट की तरफ आया। उसे देखकर सभी खड़े हो गए। करण बिना किसी को देखे अपने कैबिन की तरफ चला गया। वो अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके दिमाग में रूही की कही कुछ बातें गूंजने लगी। फ्लैशबैक। निर्वाणा पैलेस के गार्डन में रूही और करण दोनों खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रूही करण से कुछ कह रही थी। आप माने या न माने भाई, लेकिन साफ दिखता है कि गाथा आपको पसंद करती है। करण ने रूही की बात से इनकार करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है रूही। रूही ने उसकी बात काट कर कहा, ऐसा ही है भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात आपसे प्यार भी करती है। करण ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता रूही। करण की बात सुनकर रूही ने परेशानी से उसे देखा। वो उसके कहने का मतलब समझ रही थी। उसने कहा, भाई किसी एक जाने से जिंदगी नहीं रुकती। पूर्वी आपक पास थी, अब आगे बढ़िए, कब तक आप वही खड़े रहेंगे? करण ने मुस्कुराकर उससे कहा, बढ़ तो गया हूँ। रूही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बढ़े हैं आप, अभी भी वही है। पूर्वी अब इस दुनिया में नहीं है भाई, आप कब तक उसका इंतजार करेंगे? पूर्वी करण का प्यार उसकी दुनिया थी जिसे वो बेहद चाहता था, लेकिन कैंसर की वजह से उसकी सालों पहले मौत हो चुकी थी और तब से वो अकेला था। ये तब की बात थी जब करण अपने कॉलेज के दिनों में था। ये बात सब जानते थे सिवाय गाथा के। रूही की बात सुनकर करण ने रूही की तरफ घूमते हुए कहा, तुम बताओ, कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई कि तुम्हें आतिश को भूलकर आगे बढ़ना पड़े तो क्या बढ़ सकती हो? रूही उसकी बात सुनकर खामोश रह गई। वो कुछ नहीं कह पाई। करण ने उसे खामोश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं न रूही, उसके जाने से जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ पाती, वही रुक जाती है। मेरी भी रुक चुकी है, शायद हमेशा के लिए। रूही ने एक गहरी सांस लेकर सामने देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इतिश से बहुत प्यार करती हूँ भाई, लेकिन सिर्फ प्यार नहीं करती। मैं इतिश में अपनी पूरी दुनिया देखती हूँ। मेरे पास उनके अलावा अपना कहने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं उनसे आगे कुछ नहीं सोच पाती। और जिसे हम अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, न उसके बिना जिंदा रहने का भी मन नहीं करता। करण रूही की आखिरी बात सुनकर उसे देखने लगा। उसने करण की बातों का जवाब बहुत साफ लफ्जों में दे दिया था। रूही ने करण की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन अब आपको भी गाथा की फीलिंग्स समझनी पड़ेगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे सब कुछ सच बता दीजिए। हो सकता है कि अभी आपके इनकार पर वो संभल जाए। फ्लैशबैक एंड। करण ने एक गहरी सांस ली और अपना फोन निकालकर एक लड़की की तस्वीर देखने लगा जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। यही थी पूर्वी।
सो सॉरी, एक्चुअली मैं लिखना ये चाहती थी कि वो बनारस मैं उसे जब देखने जाता था, मैंने पहले भी बताया था कि आतिश कई बार बनारस गया था रूही को देखने के लिए। मैं उसी वक्त की बात कर रही थी, लिखना कुछ और चाहती थी लेकिन लिख कुछ और दिया। गनगौर वैसे तो निकल चुका है लेकिन अगर आप लोग की इच्छा है तो मैं दिखाऊंगी। एंड पूजा प्रेग्नेंट नहीं है, वो एक रैंडम रिपोर्ट थी। रूही का गुस्सा, जेरियल का अरसद को घूरना। सुबह का वक्त, निर्वाणा पैलेस। आतिश कमरे में मिरर के सामने खड़ा हो अपनी टाई बांध रहा था। रूही कमरे में नहीं थी, वो उसे सोता हुआ छोड़कर ही तैयार होकर चली गई थी। 1 घंटे की नींद के बाद वो दोबारा बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसे एक मीटिंग के लिए जाना था और आतिश एक बार को अपनी नींद टाल सकता था मगर मीटिंग नहीं, ये उसकी पुरानी आदत थी कि उसे काम को उसके ही वक्त पर करना पसंद था। रूही नीचे से ऊपर अपने कमरे में आई, उसने आतिश को तैयार होता देखा तो वो हैरान हो गई। उसे तो लगा था कि आतिश सो रहा होगा। वो उसके नज़दीक बढ़कर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? रूही की आंखों में हैरानी थी। आतिश ने अपनी वॉच पहनते हुए मिरर में ही उसकी परछाई को देखते हुए कहा, मीटिंग के लिए। रूही ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन आतिश अभी सुबह तो आप आए हैं और आप तो ठीक से सोए भी नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं क्या? आपकी मीटिंग कुछ देर बाद नहीं हो सकती? रूही की बात सुनकर आतिश ने अपना कोट उठाकर अपने हाथ पर डालते हुए उसकी तरफ मुड़कर कहा, नहीं, मैं उसमें डिले नहीं कर सकता। रूही ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, आतिश आप पूरी रात हॉस्पिटल में थे और अब सुबह सुबह ही मीटिंग, आप थोड़ी देर बाद चले जाना, कम से कम ठीक से नींद तो पूरी कर ले। उसकी आवाज़ फिक्र थी और आतिश की इस लापरवाही के लिए गुस्सा भी था। इधर आतिश ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, नींद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये काम, हम जल्दी आ जाऊंगा। आतिश के कहने के बाद रूही उसे खामोशी से देखने लगी। उसकी नज़रें ऐसी थी जो आतिश को जाने से रोक रही थी, कुछ रूठी हुई तो कुछ फिक्र से भरी कि वो अधूरी नींद के साथ जाएगा तो उसकी तबीयत का क्या। आतिश ने रूही की आंखों में देखा, वो उसके अंदर का सारा हाल उसकी आंखों में देखकर बता सकता था कि वो क्या सोच रही थी, क्या उसके दिमाग था। कुछ इस हद तक रूही की आंखें आतिश के सामने खुली रहती थी। आतिश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जाना जरूरी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसे बात न मानते देख रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वो भी देखते हैं कितनी जल्दी आते हैं आप। खैर ये बताए, ब्रेकफास्ट तो करके जाएंगे? आतिश ने हाँ में सिर हिला दिया। रूही कमरे से बाहर आ गई और उसके पीछे आतिश भी कमरे से बाहर आ गया। वो दोनों डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। ब्रेकफास्ट के बाद आतिश तो वहां से चला गया मगर रूही घर से ही ऑफिस का काम करते हुए अरसद का वेट करने लगी क्योंकि उसने कॉल किया कि वो आ रहा था। रूही वैसे भी ऑफिस देर से जाती थी और कॉलेज की वजह से वो कभी कभी ऑफिस मिस भी कर देती थी। 15-20 मिनट बाद ही निर्वाणा में अरसद की कार एंटर हुई। वो उसे पार्किंग में खड़ा करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। अरसद को कोई बाउंसर रोकता नहीं था क्योंकि वो उसे जानते थे। अरसद अभी 1-2 कदम चला कि उसे अनंत दिखा जो हाथ में एक फाइल लिए बीच में ही रुककर उसे देख रहा था। कार की आवाज़ से अनंत का ध्यान अरसद की तरफ चला गया। उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। तभी अरसद ने उसके नज़दीक रुककर कहा, तुम यहाँ? अनंत ने उसे फाइल दिखाते हुए कहा, हाँ, ये रूही को देने जा रहा था, उसमें मंगाई थी। अरसद ने समझने वाले अंदाजा में सिर हिला दिया और बोला, चलो मैं भी उसे लेने ही आया हूँ। वो दोनों मुड़ एक कदम ही आगे बढ़े कि दोनों ही तेज चीख पड़े। उनके बढ़ते कदम फिसलते हुए ठिठक गए और फिर एक जगह पर ही रुक गए। अनंत की सांसें तो तेज होकर फिर भी शांत हो गई। हालांकि डर अभी भी उसके चेहरे पर था मगर अरसद वो तो अपनी आंखें फैलाए सामने देख रहा था क्योंकि जो वो देख रहा था वो देखना एक आम शख्स के लिए दिल का दौरा पड़ने जैसी बात थी। वो अपनी आंखों के सामने खड़े जेरियल को बेक्यानी से देख रहा था। वही जेरियल भी उन दोनों को भूखी नजरों से घूर रहा था। उसकी नजरें बहुत तीखी और उन दोनों पर टिकी थी। भले ही वो अनंत को जानता था मगर फिर भी उसे अनंत से दिक्कत थी। चाहे वो कितनी भी बार इस पैलेस में आए, वो हमेशा उसके शक के दायरे में रहेगा। सिवाय आतिश और रूही के वो सभी को एक ही नज़र से देखता था, दुश्मन की नज़र से। फिर चाहे वो शख्स कितनी ही बार यहाँ क्यों ना आया हो। अनंत ने उसे देखते हुए डर और घबराहट से गहरी सांस लेकर कहा, तुझे घूरे समझ में आता है, ये मुझे क्यों घूर कर देख रहा है? अरसद को अनंत की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी दिल की धड़कन बड़ी तेज थी जिसे वो खुद भी सुन पा रहा था। वो एक लंबी गहरी सांस लेकर बोला, ये। अनंत ने उसकी बात पूरी करते हुए आराम से कहा, शेर। अरसद ने उसे देखते हुए घबराकर कहा, असली है। अनंत ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, इसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि असली है या नकली। अरसद ने वापस जेरियल को देखा, फिर अनंत का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तो ये यहाँ कैसे? अनंत में अरसद की हालत देखी तो डर के बावजूद भी उसे हंसी हो आ गई। वो अपनी हंसी को काबू करते हुए बोला, तुम्हारा भांजा है, मिल लो जाकर। अरसद ने डर और गुस्से से अनंत को देखकर कहा, मुझे शेर जैसा भांजा चाहिए, शेर नहीं, और ज्यादा बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे? अभी क्या करे वो बताओ। अनंत ने अरसद की बात सुनकर अपनी आईब्रो उठाकर लापरवाही का कहा, चुपचाप खड़े रहो, ये इस घर का एक मेंबर है जेरियल। ये सिर्फ रूही की या भाई की बात सुनता है, फिक्र मत करो, ये हमें कुछ नहीं करेगा। अनंत की बात सुनकर अरसद ने आंखें फैलाते हुए कहा, मेंबर, रूही को क्या एक शेर मिला था पेट बनाने के लिए? बाकी के कुत्ते बिल्ली क्या मर गए थे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसे लेकर कौन आया होगा?
अनंत ने अपना फ़ोन निकालते हुए अरशद से कहा, अपनी बहन के सामने जेरियल को पेट कहकर दिखाना तुम्हें दिन में तारे दिखा देगी, बहुत प्यार करती है वो उससे। उद्धरण चिन्ह। अरशद ने जेरियल को देख घबराते हुए कहा, वो मेरी बहन हो नहीं सकती, समझ में नहीं आता बड़ी माँ ने उसे क्या खाकर पैदा किया था। अनंत इस बीच रूही को मैसेज कर रहा था और जेरियल उन दोनों को अपनी जानलेवा नज़रों से घूर कर रहा था। उसने कुछ किया नहीं था क्योंकि उसे उन दोनों से खतरा महसूस नहीं हुआ और वो अरशद और अनंत दोनों को ही जानता था। बेशक वो उन्हें पसंद नहीं करता था लेकिन उसे पता था कि वो उसकी माँ के दोस्त थे, इसीलिए वो अब तक खामोश भी खड़ा था, वरना वो कब का उन दोनों की उधेड़ बुन कर चुका था। अरशद ने अनंत के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, बैठ भी नहीं सकते क्या, तूने रूही को मैसेज नहीं किया। अरशद की बात सुनकर अनंत ने कहा, यहाँ से हिलना भी मत, रूही आ रही है, तब तक यही खड़े रहो। वो दोनों सतर्क खड़े थे जैसे मानो कि मिलिट्री के किसी कैंप में खड़े हो। अरशद ने अनंत को देखा और कहा, वैसे तुम जेरियल से मिल चुके हो तो तुम क्यों खड़े हो, ये तुम्हें तो जानता होगा। अनंत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जानता है, मगर मुझे ये थोड़ा थोड़ा भाई की तरह लगता है, साइको टाइप, पता नहीं कब इसका दिमाग घूम जाए और ये हमें अपना शिकार बना ले, इसलिए मैं उससे दूर ही रहता हूँ। वैसे भी जेरियल सिर्फ भाई से डरता है। अनंत की बात सुनकर अरशद ने जेरियल को देखते हुए चौंक कर कहा, ये किसी से डरता भी है। अनंत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बहुत। उन दोनों की बातों के बीच रूही बाहर आ गई। वो उन दोनों के नज़दीक बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर किस बात पर बहस कर रहे हो। अनंत और अरशद ने उसे जेरियल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे हटाओ बहन ताकि हम आगे बढ़ सके। रूही ने उन दोनों की बात सुनकर उनके इशारे जेरियल को देखा। वो उसे यहाँ देखकर बोली, जेरियल। मगर जेरियल ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने उन दोनों से अपनी नज़रें नहीं हटाई। अरशद ने रूही से कहा, रूही जल्दी करो। रूही ने अरशद की बात सुनकर उससे कहा, पहले तुम डरना बंद करो, वो कुछ नहीं करेगा। रूही ने उसे समझाने की कोशिश की तो अरशद ने चीढ़ कर कहा, रूही वो शेर है, वो कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकता है, तुम उसे यहाँ भेज दो। अनंत ने भी अरशद की बात पर सहमति में सिर हिला दिया कि कह रहा हो अरशद बिल्कुल ठीक कह रहा है। रूही ने उन दोनों की तरफ देख एक सांस छोड़ते हुए जेरियल को देखा और कहा, जेरियल ये हमारे गेस्ट है, इन्हें डराते नहीं है, चलो तुम यहाँ से जाओ। रूही को जेरियल से प्यार से बात करता देख अरशद ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, ये कह तो ऐसे रही है जैसे वो उसकी बात सुनता है। अरशद की बात खत्म ही की तभी जेरियल ने रूही की बात का जवाब देते हुए न में सिर हिला दिया। अरशद हैरानी से उसे देखने लगा। तभी अनंत ने कहा, वो सुनता भी है, समझता भी है और जवाब भी देता है। अरशद ने अनंत की बात सुनकर हैरान होकर कहा, इसका मतलब उसे मेरी बातें भी समझ आई होगी। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। जेरियल ने अरशद की सारी बातें सुनी और उसे उसकी बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अरशद उसके घर आए, इसलिए उसने अब तक रूही की बात नहीं मानी थी। रूही ने उसे न में सिर हिलाता देख उसके पास आकर कहा, जेरियल देखो मुझे बहुत काम है, इसलिए अभी मुझे परेशान मत करो, चले जाओ बच्चा। जेरियल ने उसकी फिर भी नहीं सुनी, जैसे मानो वो जिद पर अड़ा हो। अरशद ने ये देखकर रूही से बेबसी से कहा, रूही। वो उसे ही देख रहा था। रूही ने चीढ़कर अरशद को देखते हुए कहा, चुप करो, भेज रही हूँ। अब रूही ने जरा सख्ती से मैं कहा, जेरियल मैं आखिरी बार कह रही हूँ। लेकिन जेरियल टस से मज नहीं हुआ, वो वैसा ही अड़ा रहा। तो रूही ने आगे बढ़कर गुस्से से उसके सामने बैठते हुए उसके कान पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उससे कहा, सुनाई नहीं दे रहा है, कब से कह रही हूँ चलो वहाँ जाओ, आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। रूही की डांट सुनकर जेरियल नजरें चुराने लगा। वो जानलेवा नजरों जो कुछ पल पहले उन दोनों पर टिकी थी वो रूही की एक डांट से हट चुकी थी और बेहद मासूम नजरों में बदल चुकी थी। रूही की पूरी डांट सुनने के बाद वो चुपचाप अपने एरिया की तरफ जाने लगा। पीछे खड़े अरशद और अनंत दोनों पल के झपकाए देखे जा रहे थे, जैसे जो सामने देखा हो उस पर यकीन करने की कोशिश कर रहे हो। अरशद ने हैरानी से कहा, ये क्या था। अनंत उसकी बात सुनकर बोला, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मामा ही होती है, उसकी डांट से हर बच्चा डरता है, फिर वो चाहे इंसान का हो या फिर जानवर का। अनंत की बात सुनकर अरशद ने जेरियल को जाता देख कहा, सही कहा। रूही उठकर उन लोगों से बोली, अब चलो। अनंत ने रूही को फाइल देते हुए कहा, मैं तो तुझे बस ये देने आया था, अब मैं चलता हूँ। रूही ने अनंत को देखकर कहा, तुम्हारी कौन सी फ्लाइट मिस हो जाएगी अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओगे। रूही की बात सुनकर अनंत ने कहा, अरे हो जाएगी, तुम मुझे जाने दो। और हाँ, माँ पूछ रही थी कि तुम्हें कल खीर मिल गई थी। विभा जी ने उनके रिजल्ट आने की खुशी में दिन में सबके लिए खीर बनाई थी। उस दिन रूही चांदनी जी के पास गई थी, इसलिए विभा जी खीर स्टाफ को देकर चली गई थी, जिसे रूही ने सूर्यवंशी पहले से आने के बाद खाया था। अनंत की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ से कहना कि उनकी खीर बहुत टेस्टी थी। रूही राजस्थान जब आई थी तब से विभा जी को वो बहुत पसंद थी। जब उन्हें पता चला कि रूही के अनाथ है तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने रूही से कहा कि वो उन्हें भी अपने माँ बाप की तरह समझे और अनंत करण की तरह माँ पापा ही बुलाए। तब से रूही उनके कहने पर उन्हें माँ पापा ही बुलाते थे। वो दोनों ही रूही से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर उनसे भी थोड़ा भेदभाव हो जाता था। वो उसका ख्याल रखती थी, मगर फिर भी रूही अनंत की तरह उनसे खुलकर कुछ भी नहीं कह पाती थी।
एक झिझक थी रूही के मन में, जैसे वो चांदनी जी से अपनी पसंद की चीज़ बेझिझक मांग लेती थी वैसे वो विभा जी या तपिश जी से नहीं मांग सकती थी। हालांकि वो अगर मांगेगी तो वो मना नहीं करेंगे, बल्कि शायद वो इस बात से खुश हो, मगर रूही झिझक कर रह जाती थी क्योंकि वो उसके माँ बाप नहीं थे। बेशक उससे बहुत प्यार करते थे, रूही भी उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी उन्हें, लेकिन ये झिझक उनके बीच हमेशा से थी, जो कि उसे चांदनी जी के साथ महसूस नहीं होती थी। वो खुलकर उनसे कुछ भी कह सकती थी, मांग सकती थी, बिना ये सोचे कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उनसे कुछ भी कहेगी तो वो उसे जज नहीं करेंगी, वो गलत हुई तो समझा देंगी, शायद डांट भी दे, लेकिन दिल में कोई बात नहीं रखेंगी। और इतना वो विभा जी के लिए कभी श्योर नहीं थी। अनंत ने कहा, रूही दादू और माँ से बात कर लेना, कल गणगौर है इसलिए वो तुम्हें कुछ बताना चाहते थे, तुम बात कर लेना और पूछ लेना। रूही ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत वहां से चला गया। अब वहां अरसद और रूही ही रह गए थे। रूही अरसद दोनों अंदर आ गए। अरसद उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रूही बहाने बनाए जा रही थी। पहले इसके अंदर अरसद सोफे पर बैठा हुआ था और रूही उसके सामने बैठी हुई थी। रूही, बहाना बनाना बंद करो और मेरे साथ चलो, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी। रूही ने अरसद की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, मैंने आतिश से नहीं पूछा। अरसद ने रूही को घूरते हुए कहा, अच्छा, जैसे तुम सारे काम जीजू से पूछकर करती हो। उसकी बात सुनकर रूही ने अपनी नज़रें चुरा ली, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, चल रही हूँ, कम से कम बता तो दूँ। अरसद ने रूही की हाँ सुनकर खुश होकर कहा, नहीं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, जीजू से मैं कह दूंगा। रूही ने अरसद को अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और कहा, तुम्हारे पास नंबर है? अरसद ने लापरवाही से कहा, हाँ, बनारस में ले लिया था। रूही ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं चल तो रही हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना है, तो तुम ही मुझे ऑफिस छोड़ेंगे? अगर नहीं छोड़ा तो समझ लेना। रूही सीढ़ियों से जाते हुए अरसद से बोली तो अरसद ने उससे कहा, हाँ हाँ, तुम जाओ तो मेरी माँ। उसके जाने के बाद अरसद अपना फ़ोन उठाकर आतिश को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों अरसद की कार से ही विला के लिए निकल गए, जहां समर जय ठहरे हुए थे। उनके साथ आतिश के बाउंसर भी थे। रूही ने भी आतिश को मैसेज करके बता दिया था कि वो भी जा रही है। आतिश ने भी कुछ नहीं कहा, और वो कहता भी कब था। वैसे तो वो रूही के लिए बहुत पैसेसिव था कि उस पर उसे एक भी हसरत भरी नज़र बर्दाश्त नहीं होती थी। कहीं न कहीं वो उसके करीब किसी को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने कभी उसे किसी से दूर नहीं रहने दिया, सिवाय उनके जो उसे पाने की हसरत पाल बैठे थे। आतिश ने पॉजेसिवनेस की एक अलग परिभाषा लिख दी थी, जिसमें रूही अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीती थी। वो अपनी पॉजेसिवनेस में उन हसरत भरी निगाहों को तो मिटा सकता था, मगर रूही की आज़ादी छीन ले, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। और शायद सही मायने में पॉजेसिव होना यही था, बेशक यही था। अरसद की कार कुछ देर में विला पहुंची। अरसद ने उसे पार्किंग में खड़ा किया। तभी रूही कार से बाहर आई। उसने देखा कि दरवाजे पर सभी खड़े थे। समर, जय, शैली और दादाजी सबके चेहरे उसे देखकर चमक रहे थे। अरसद ने रूही को एक ही जगह पर खड़ा देखकर कहा, चलो। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अरसद के साथ आगे बढ़ गई। उसे देखकर शैली उससे मुस्कुरा कर बोली, हम बहुत इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। अरसद, आराम से तो लाया न? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? शैली जी वहां सबकी उलझन समझ रही थी, इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने ऐसे बात शुरू की। रूही को शैली जी ज़्यादा खास पसंद नहीं थी, चूंकि उसे उनसे नफरत नहीं थी, बस उन्हें देखकर उसे वो धोखा याद आ जाता था जो इरा को मिला। रूही ने उनकी बात सुनकर कहा, जी। एक छोटे से जवाब के साथ रूही खामोश हो गई। उसके मन में अलग हो उधेड़ बुन चल रही थी। शैली जी की मुस्कुराहट भी कुछ कम हो गई। समर, जय और दादाजी भी थोड़े निराश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे चेहरे पर नहीं आने दिया। अरसद ने जब सबको खामोश देखा तो खुद ही कहा, अब अंदर चले। शैली जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे हाँ, अंदर आओ ना। रूही और अरसद उनके साथ अंदर बढ़ गए। वो लोग आकर सोफे पर बैठे। रूही सिमटकर एक तरफ बैठी थी। समर, जय इस बीच जरा भी नहीं बोले थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो कुछ बोले और रूही नाराज न हो जाए, मगर वो रूही को ही देख रहे थे। जब से रूही आई थी तब से उनकी नज़रें रूही पर ही थी। इधर रूही के मन में अलग हलचल हो रही थी। वो अरसद के कहने पर आ तो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ करे क्या। शैली जी शायद रूही की कश्मकश को समझ रही थी। उन्होंने एक बार फिर उससे पूछा, आतिश कैसा है? रूही ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है। इस बार भी एक छोटा सा ही जवाब आया। शैली जी ने समर जय की तरफ देखा तो समर जय ने पलकें झपका दी, जैसे मानो कह रहे कि उसने कोई गलत सवाल नहीं किया। शैली जी ने अरसद से कहा, तुमने रूही को विला नहीं दिखाया, उसे घुमा तो दो। अरसद ने उनकी बात सुनकर फौरन खड़े होते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले रूही। रूही ने भी खड़े होते हुए कहा, हाँ चलो। वो खुद भी यहाँ से जाना चाहती थी। दोनों सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। समर जय, दादाजी और शैली जी, तीनों की नज़र उन दोनों पर बनी हुई थी। सीढ़ी पर जाते अरसद ने रूही से कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे बताता हूँ। अरसद की बात सुनकर रूही में उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी रासलीला के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। अरसद ने उसे देखते हुए कहा, मैं अपनी दोस्त की बात कर रहा था और तुम क्या सोचने लगी? उद्धरण चिन्ह।
अरसद ने अचानक हो इनोसेंट बनकर कहा तो रूही ने उसे हैरानी से देखा। वो उससे बोली, तुम ये जो गेम मेरे साथ खेल रहे हो उसे मैं कब का खेलकर छोड़ चुकी। अरसद ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए कहा, रियली? तो रूही ने लापरवाही से हाँ मैं अपने कंधे उचका दिए। उन दोनों के बीच ये नोक झोंक नीचे तीनों देख रहे थे। हालांकि उन्हें उन दोनों के बीच की बातें किसी को भी सुनाई नहीं दी थी, लेकिन उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग का पता बखूबी लग रहा था। वो तीनों ही खुश थे कि कम से कम उनसे न सही अरसद से तो वो अच्छे से बात करती थी। विला घूमने के बाद शैली जी ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोक लिया। चूंकि रूही घर से खाकर ही आई थी इसलिए उसने मना कर दिया, पर अरसद और शैली जी के बार बार कहने पर रूही ने ज़्यादा न करना ठीक नहीं समझा। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सुबह के 11 बज रहे थे, लेकिन रूही की वजह से किसी ने खाना नहीं खाया था। रूही अरसद के पास ही चेयर पर बैठी थी। शैली जी ने उसके मनपसंद नमकीन सेवइयां बनाई थी। उन्होंने रूही की प्लेट में उसे रखते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद है और तुम्हें भी। रूही ने उनकी बात बीच में काट कर कहा, मुझे इतना भी पसंद नहीं है। रूही की बात सुनकर शैली जी चुप पड़ गई। वही समर जय उसे देखने लगे। वो इस वक्त कितना तड़प रहे थे सिर्फ वही जानते थे। रूही की बात सुनकर उन्हें बेहद बुरा लगा, मगर फिर भी वो बर्दाश्त कर गए। वही रूही ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। शैली जी ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, अच्छा तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत कुछ है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, कुछ और दूं तुम्हें? रूही ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। शैली जी ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ तो लो। अच्छा वैसे ये देखो, ये पोहे खाओ, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। उद्धरण चिन्ह। रूही ने उनसे कहा, नहीं मेरे लिए इतना काफ़ी है। शैली जी ने रूही की प्लेट देखी और कहा, लेकिन तुमने तो कुछ लिया ही नहीं है, मैं कुछ और ले आऊं? रूही अचानक से प्लेट को खिसकाते हुए उठ चेयर से खड़ी हो गई। उसे देखकर सब परेशान हो गए। शैली जी की मुस्कुराहट भी फीकी पड़ गई। वो बोली, क्या हुआ रूही, कोई प्रॉब्लम है? रूही ने उनकी तरफ मुड़ते हुए सख्ती से और कुछ गुस्से से कहा, प्लीज़ आप मेरी माँ बनना बंद कीजिए, क्योंकि आप मेरी माँ नहीं है। मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये आप डिसाइड नहीं करेंगी। इतना कहकर रूही वहां से चली गई। शैली जी नम आंखों से रूही को जाता हुआ देखती रह गई। आतिश का गुस्सा, बेहरमी माफ़ी। जयपुर विला में रूही गार्डन में पड़ी एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसका पैर हरकत में था और उसके हाथों की मुट्ठियां अभी भी भींची हुई थी। वो अपने फ्लो की तरफ देख रही थी। कुछ तो अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा थी तो कुछ उसे पुरानी बातें परेशान कर रही थी। उसी बेंच पर रूही ने पास अरसद आकर बैठ गया। रूही ने अरसद को देखा, फिर सामने देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अरसद ने रूही की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। रूही ने अरसद की तरफ देखा। वो उसे मुस्कुराता देख कुछ हैरानी से बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरसद ने उसकी बात सुनकर कहा, हम थोड़ा सा लगा था, पर कोई बात नहीं, तुम भी तो परेशान हो। लेकिन रूही मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ बड़ी माँ जितना प्यार तो वो तुम्हें नहीं कर सकती, मगर कोशिश करती है कि तुम हमारे साथ कंफर्टेबल हो पाओ। रूही ने अरसद की बात सुनकर उसके चेहरे को देखा। वो कितनी इज्जत दे रहा था उसकी माँ को, और एक वो थी जो उसकी माँ पर चिल्ला कर आ गई। रूही को थोड़ा बुरा लगने लगा और खुद पर भी एक पल के लिए उसे गुस्सा आया कि वो खुद पर कंट्रोल कर सकती थी, कम से कम अरसद के लिए तो कर ही सकती थी। उसने अरसद से कहा, तुम मेरी माँ को बड़ी माँ क्यों कह रहे हो? अरसद ने उसकी तरफ देख मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है मैंने बहुत सोचा, फिर मॉम ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें बड़ी माँ कहकर बुलाऊं। मुझे भी ये नाम उनके लिए परफेक्ट लगा। आखिर वो डैड की पहली वाइफ थी, उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी मगर दुनिया को बता नहीं पाए। रूही ने हैरानी से अरसद को देखा, क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। अरसद उसकी हैरानी देखते ही समझ गया कि रूही शायद इस बारे में नहीं जानती। उसने उसे सब कुछ बताते हुए कहा, डैड ने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय मॉम के। मुझे मॉम डैड ने अभी कुछ दिन पहले ही ये बात बताई थी। दादू भी नहीं जानते। डैड और बड़ी माँ अपनी शादी को छुपा कर रखना चाहते थे और इसलिए ये बात कोई नहीं जानता। डैड आज भी बड़ी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मॉम और डैड तो बचपन के दोस्त है और आज भी दोनों दोस्त है, एक दूसरे को समझते हैं। उनके बीच का यही प्यार है। डैड मॉम से कभी शादी नहीं करते अगर। रूही ने अरसद की बात सुनकर आगे जानने की कोशिश करते हुए कहा, अगर। अरसद उसे देखने लगा और फिर उसने वो सब कहना शुरू किया जो उसे पता था। 10 मिनट बाद डैड उस वक्त बहुत उलझे हुए थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। दादू को उस वक्त अपनी जिद पूरी करनी थी जो उन्होंने उन दोनों की शादी कराकर पूरी कर ली। मॉम से शादी करने के बाद उन पर मेरी जिम्मेदारी भी थी। वो डर गए थे कि बड़ी माँ को कैसे सब बताएंगे और इसी डर से उन्होंने। अरसद की बात बीच में काटते हुए रूही ने कहा, कभी मेरी ममा को पलट कर नहीं देखा। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी ममा कैसी है। उन्हें कभी सच बताने की कोशिश नहीं की। अजीब प्यार है उनका जहाँ पर यकीन नाम की चीज़ ही नहीं है। क्या वो एक बार भी उन पर भरोसा करके बता नहीं सकते थे? एक बार तो उनसे आकर मिल सकते थे। अरसद जानता था कि वो समर जय की इस हरकत के लिए उन्हें जस्टिफाई कर सकता था, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी गलती की थी। रूही के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो समझती थी कि यकीन हर एक रिश्ते की पहली सीढ़ी थी। बिना यकीन के रिश्ता शुरू भी कैसे हो सकता था, और अगर शुरू होता था तो शायद उसका अंजाम यही था जो समर जय और इरावती के रिश्ते का हुआ। रूही ने अरसद को देखकर कहा,
तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन उनकी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है। उन्होंने जो मेरी माँ के साथ किया है न वो मैं कभी नहीं भूल सकती। कोशिश करना चाहूँ तो भी मेरे मम्मा के आंसू मुझे याद आ जाते हैं। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर उससे कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अंदर मैंने जो किया वो बहुत गलत था। वो इस गुस्से और नफरत के लिए नहीं है, उनको भी तो कुछ नहीं पता था, वो भी तो इन सब जबरदस्ती फंसी है। धीमी आवाज में रूही ने कहा। जितना उसे अरशद ने बताया था इस हिसाब से उसे शैली जी की कोई गलती नहीं दिखी, और वाकई उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्हें तो इन सब में घसीटा गया था। उसके बाद भी समरजय और इरा के रिश्ते के लिए वो अपनी प्रेगनेंसी वाली बात छुपाना चाहती थी, पर न जाने कैसे दादाजी को पता चल गया। वो किसी भी सजा की हकदार नहीं थी। रूही की बात सुनकर अरशद ने उसे समझाते हुए कहा, रूही भूल जाओ सब। रूही ने कुछ नहीं कहा, वो खड़ी हो गई और बोली, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है तो मैं चलती हूँ। अरशद ने भी खड़े होते हुए कहा, रुको मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रूही हाँ मैं सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। तभी शैली जी उसे मिल गई। वो उन्हें देखकर उनके पास आ गई। शैली जी ने रूही को देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं रूही ने उनकी बात को अधूरा करते हुए बीच में ही कहा, आपकी गलती नहीं है, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, गलती मेरी है, आई एम सॉरी। शैली जी ने कहा, नहीं रूही तुम्हारी गलती नहीं है, खैर छोड़ो, ये लो इसमें तुम्हारी नमकीन सेवइयां है, इसे ले जाओ। शैली जी उसे देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि रूही लेगी या नहीं, लेकिन रूही के वो टिफिन ले लिया। शैली जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरशद, समरजय और दादाजी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। अरशद की कार कुछ देर में रानावत इंडस्ट्री पहुंची। रूही कार से बाहर आई तो उसके पास आहिल का कॉल आया। रूही ने उसका नंबर देख कॉल उठा लिया और फ़ोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, हेलो। उधर से आहिल की बात सुनकर रूही ने कहा, प्रशांत चौधरी का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर लो। दूसरी तरफ आतिश अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसके साथ उसका कोई बाउंसर नहीं था। वो अकेला ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वैसे भी वो अक्सर बिना किसी बाउंसर के ही सफ़र करता था। बाउंसर तभी उसके साथ होते थे जब रूही उसके साथ हो, या वो ऑफिस जाता हो, या कोई बिजनेस ट्रिप हो, वरना ज़्यादातर वो उसके साथ नहीं होते थे। आतिश अपनी एक मीटिंग के लिए आया था। अक्सर ऐसी जगह खतरा होता था, मगर आतिश उसे तो जैसे ऐसे खतरों से खेलने का शौक था। उसके लिए उसकी खुद की जान एक खेल थी, इसलिए तो वो खुद को किसी जोखिम में डालने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता था। उसने अपनी कार एक 2 मंजिला घर के सामने आकर रोकी, जो उस सुनसान इलाके में थोड़ा पुराना नजर आ रहा था। आतिश अपनी कार से बाहर आकर अंदर बढ़ गया। उसके हाथ में उसका कोट टंगा था और दूसरा हाथ उसके पेंट की पॉकेट में रखा था। वो हाल में पहुंचा जहां सिर्फ एक बल्ब की रोशनी थी। वहां हल्का हल्का अंधेरा था, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे सिवाय उस दरवाजे के जिससे वो अभी अभी आया था। आतिश हाल के बीचों बीच आया ही था कि तभी पीछे से किसी ने डोर बंद कर दिया। डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर आतिश के बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद करके नमे सिर हिलाते हुए खुद से कहा, आई हेट दिस। उसकी आवाज़ धीमी और उतनी ही सर्द थी। उसने पॉकेट से अपना हाथ निकाला और पीछे से आती एक हॉकी स्टिक को पकड़ लिया, साथ ही अपनी आंखें खोल दी। अब उसकी सुनहरी आंखें सर्द चमक रही थी। उसके दूसरे हाथ पर जो कोट टंगा था उसे आतिश ने सोफे पर रख दिया, जो कि उस हाल में पड़ा था। पीछे से वो शख्स हॉकी स्टिक को आतिश से छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर इतने जोर के बावजूद वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तभी आतिश ने एक झटके के साथ हॉकी स्टिक को खींचकर फेंक दिया। फिर पीछे मुड़कर उस शख्स को देखा जो उसे मारने के लिए आया था। वो हैरानी से अपनी हॉकी स्टिक को देख रहा था, जो अब कहीं कोने में पड़ी थी। उसने आतिश को देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा देखकर उसके कदम थिटके, मगर फिर वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ा तो आतिश ने उसकी मुट्ठी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। इस बीच आतिश ने एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नज़र नहीं हटाई थी। उसका चेहरा बेशक नॉर्मल था, जिस पर कोई गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था। उस शख्स ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी बंद मुट्ठी दबती जा रही थी। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वही आतिश ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसके हाथ को नीचे कर दिया। आतिश के एक्सप्रेशन बेहद शांत थे, लेकिन फिर भी खतरनाक थे। वो उसकी मुट्ठी को अपनी उंगलियों के बीच दबाता ही जा रहा था। उस शख्स ने गुस्से और दर्द से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तभी उसकी उंगलियों के चटकने की आवाज़ आई। आतिश ने उसकी मुट्ठी में बंद उंगलियों को पूरी तरह दबा दिया था। उस शख्स की उंगलियां जॉइंट से टूट चुके थे। वो शख्स चीख पड़ा। आतिश ने अचानक उसका हाथ कलाई से मोड़कर अपने पीछे हवा में अपनी तरफ बढ़ता चाकू कैच कर लिया और उसे अपने हाथ में पकड़ते ही बिना एक पल गवाए अपनी गिरफ्त में मौजूद शख्स के गर्दन पर मारा। एक ही बार में पूरा ब्लेड उस शख्स की गर्दन के अंदर था। उस शख्स को समझ ही नहीं आया। वो बस आंसू भरी लाल आंखों से आतिश को देखने लगा। आतिश की सर्द नजरें उस शख्स पर टिकी थी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उस शख्स से कहा, एंजॉय, और उस चाकू को उसकी गर्दन के अंदर एक झटके के साथ घुमा दिया। एक घुटी से हुई आवाज के साथ उस शख्स की आंखें फैल गई और साथ ही उसकी सांसों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। आतिश के हाथ पर अब खून आने लगा था। वो जो कुछ तो नीचे टपक रहा था। आतिश ने उस शख्स को हल्का सा धक्का दिया और वो शख्स नीचे गिर पड़ा। वो चाकू अभी भी आतिश के हाथ में ही था, जो कि आतिश ने उस शख्स की गर्दन से खींचकर निकाल लिया था। इसी बीच उसे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस घर में मौजूद गार्ड हाल में आ गए। आतिश ने अपनी तिरछी नज़रों से कदमों की तरफ देखा। उसने उस चाकू को छोड़ दिया और पीछे पलटकर उन सभी को देखने लगा। वो लगभग 15-20 लोग थे।
आतिश की आंखें बिल्कुल शांत थी, जैसे मानो उसे फर्क न पड़ा हो, और वाकई उसे फर्क नहीं पड़ा था। आतिश के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बहुत नॉर्मल थे। उन सभी गार्ड के बीच में एक शख्स खड़ा था। उसने आतिश को देखते हुए कहा, एक इंसान को मारना आसान है यार, लेकिन वो अकेला नहीं था, तुम ट्रैप हो चुके हो। ये सारे गार्ड स्पेशल ट्रेंड है और मेरे एक इशारे पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसने आतिश को मुस्कुरा कर देखा तो आतिश ने अपनी पेंट की पॉकेट से रुमाल निकालकर उससे अपने हाथ पर लगा खून साफ करते हुए कहा, रियली। आतिश के बेफिक्र अंदाज पर उस शख्स की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने आतिश को सख्ती से देखते हुए कहा, अयान और नीना से कहो कि उस लैंड को छोड़ दे, उसे मेरे डैड चाहते हैं, और जो मेरे डैड चाहते हैं वो हर हालत में उनका होता है। तू जानता नहीं है कि वो कौन है? वो शख्स रियाज अली था। उसके बाप अहमद अली को लोग दुबई का किंग कहते थे। आतिश अभी भी अपने हाथ साफ कर रहा था। उसने वैसे ही उसी लहजे में उसकी बात सुनकर कहा, तू जानता है कौन है तेरा बाप? आतिश की बात सुनकर रियाज की आंखें जल उठी। उसने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा, आतिश। उसकी आवाज जरा तेज हुई, तभी आतिश ने अपनी सर्द नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल अंगार की तरह दहक रही थी, क्योंकि उसे अपने सामने किसी और की तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब तक तो उसे गुस्सा नहीं आया था, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था और रोकने की कोई वजह नहीं थी। आतिश की नज़रें देखकर रियाज के बोलते शब्द ठिठक गए। उसके गुस्से भरे एक्सप्रेशन बदले, मगर फिर उसने जब आतिश की बातों को याद किया तो गुस्से से कहा, अपनी हद से आगे मत बढ़ना वरना। उसने अभी इतना ही कहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा और उसे कान पर लगाया। उधर से किसी की आवाज़ आई, तुमसे किसने कहा था इंडिया जाने को? अभी के अभी वापस आओ। रियाज ने अहमद की बात सुनकर कहा, डैड मैं उसे आर के सामने ही खड़ा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे आपके पास ही लेकर आ रहा हूँ। रियाज की बात सुनकर अहमद ने ज़रा चौंक कर कहा, क्या तुम आर के पास क्या कर रहे हो? देखो रियाज, बेवकूफ़ों वाली कोई हरकत मत करना, उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस मामले को अपनी तरह से सुलझा लूँगा, तुम वापस आ जाओ। रियाज अपने डैड की बात सुनकर झुंझलाते हुए बोला, डैड क्या हो गया है आपको? वो मेरे ट्रैप में है, मैं बस। अहमद ने रियाज की बात सुनकर से उनके चिल्लाने की आवाज़ आई, जस्ट शट अप यू फूल, उसे ट्रैप करना अगर इतना आसान होता था तो सालों पहले ये काम मैं कर चुका होता, समझे तुम? वहाँ से अभी के अभी निकलो रियाज। हेलो हेलो। अचानक उसे रियाज की आवाज़ सुनाई नहीं दी। दुबई में अहमद अली के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना बेटा खो दिया। तभी दूसरी तरफ से आतिश की सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिंदा है तेरा बेटा? फिलहाल आतिश की बात सुनकर उस शख्स को कुछ राहत मिली, लेकिन आगे का ही लफ्ज़ सुनकर वो राहत फिर से एक खौफ में बदल गई। उसने सख्ती गुस्से से कहा, यार मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, वो नादान है, तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वैसे भी तुम ये दुश्मनी और बढ़ाना नहीं चाहोगे। आतिश ने उसके बेटे को देखा जिसकी गर्दन उसकी हाथों की पकड़ में थी और सारे गार्ड इसी वजह से डरे हुए थे। आतिश की आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा था। उसके हाथ की नसें गुस्से से फूली हुई थी, उसके जबड़े आपस में भींचे हुए थे। उसने अपनी नज़रें उसके बेटे से फेरते हुए अपने दांत भींचते हुए धीमी और बेहद गहरी आवाज़ में कहा, इज्जत देने से ज़्यादा मैंने लोगों की इज्जत उतारी है, ये तो जानता है न तू? उसके बावजूद तूने अपने बेटे को नहीं बताया कि आतिश रानावत के सामने आवाज़ ऊंची नहीं करते। उधर से अहमद अली ने आतिश की बात सुनकर अपनी पकड़ फ़ोन पर मजबूत कर दी। उसने अपने साथ खड़े अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया गया और एक गहरी सांस लेकर कहा, यार उसे छोड़ दो, तुम्हें वो लैंड लेनी है न तो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना, वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। आतिश ने उसकी बात सुनकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे उसकी माफ़ी नहीं, कुछ और चाहिए। उसके इतना कहते ही दुबई में अहमद के बड़े से विला के सामने कुछ कार आकर रुकी। उन कार से कुछ लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। ये वो थे जो सऊदी अरब में रुके आतिश की उसकी कंपनी संभालते थे। उन्होंने उस अहमद के सामने कुछ पेपर रख दिए। आतिश ने फ़ोन पर कहा, शाइन कर। अहमद ने उन पेपर को देखा, गुस्से से अपने जबड़े भींचते हुए कहा, आतिश। तभी आतिश ने रियाज के गले को छोड़ उसके बालों पकड़कर पीछे की तरफ खींचे, जो इतनी खींचे थे कि उसकी चीख निकल गई। अपने बेटे की चीख सुनकर अहमद ने फ़ौरन कहा, मैं कर रहा हूँ। उसके इतना कहते ही आतिश ने अपनी पकड़ हल्की कर दी। अब उसने ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी से उस पेपर पर साइन कर दिए, फिर कहा, मैंने कर दिए, अब उसे छोड़ दो। वो लोग पेपर लेकर चले हुए। वही इंडिया में आतिश ने उसकी बात सुनकर गहरी आवाज़ में कहा, बहुत देर हो चुकी है अहमद, इंडिया आकर अपने बेटे की लाश ले जाना। आतिश ने वो फ़ोन अपने हाथ से छोड़ दिया और रियाज के बाल पकड़कर उसका सिर सामने की तरफ एक पिलर पर जोर से मारा और इसी के साथ उसने फ़ोन को अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। आतिश की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था, बेहद गुस्सा। आतिश ने उसकी गर्दन के पीछे पकड़कर उसे ऊपर उठाया और फिर उसके कमर में लगा चाकू निकाला और रियाज का सिर पिलर से लगाते हुए उससे कहा, लोग मुझ पर नज़र तक नहीं उठाते और तूने आवाज़ उठा दी। उद्धरण चिन्ह। आतिश ने उसके सर्द नज़रों से देखते हुए कहा और कहने के कुछ देर बाद ही उसने चाकू पकड़ा और उसे उसके आंख में घुसा दिया। रियाज की चीखें दर्द से तड़पती हुई उन सभी गार्ड को डरा रही थी। दहशत नाम की बेड़ियां उनके पैरों में पड़ चुकी थी, इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ये न दिखने वाली जंजीर ने उनके दिल दिमाग को बुरी तरह जकड़ रखा था।
लेकिन आतिश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाकू पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आतिश ने इतनी जल्दी से उस पर चाकू से वार किया कि किसी को समझ नहीं आया। एक गार्ड जो आतिश को मारने के लिए बड़ा भी था वो ये देखकर पीछे हो गया। आतिश ने फिर से वो चाकू निकाला, फिर दोबारा उसी आंख के अंदर घुसा दिया। वो सारे गार्ड आतिश की तरफ बढ़ने से डर रहे थे क्योंकि वो इस वक्त उन्हें किसी शैतान की तरह नजर आ रहा था जो अपने गुस्से में पागल हो गया हो। तभी उनमें से एक ने वहां एकमात्र जलती लाइट को शूट कर दिया जिससे वो थोड़ा बहुत उजाला था। लाइट के टूटते ही वहां अंधेरा हो गया। अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद वहां सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद युग की कार वहां आई। उसने भाग कर आकर उस घर का दरवाजा खोला। उसके पीछे करण और वो लोग भी थे जिनके साथ आतिश की यहाँ मीटिंग थी। युग के दरवाजा खोलने के साथ ही उन सब की नजर अंदर चली गई और उन नजरों के साथ उनके कदम ठिठक गए। उन लोगों ने अंदर देखा जहां आतिश बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में एक गार्ड का हाथ था जिसे वो मरोड़ रहा था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, कपड़े भी लाल खून से रंगे थे और हाथों का कॉलर तो बिल्कुल ही लाल हो गया था। आतिश ने अपनी नजरें उठाकर उन लोगों को देखा और उसे देखने के साथ ही आतिश ने उसका हाथ गोल घुमाते हुए एक झटके के साथ उसके कंधे से ही उखाड़ दिया। युग और बाकी सबने अपनी आंखें बंद कर ली। वही आतिश ने उस शख्स का हाथ दूर फेंका और उसके शरीर को भी किसी सूखे पत्ते की तरह फेंक दिया। उसका चेहरा खून में रंग बेहद खतरनाक मालूम पड़ रहा था। युग और करण के साथ सभी अंदर आए। हाल में खून ही खून था, जैसे किसी ने यहाँ होली खोली हो, खून की होली। करण ने वहां का नजारा हैरानी से देखते हुए आतिश से कहा, ये लोग कौन थे और यहाँ? तभी उसकी नज़र उनके से एक चेहरे पर गई। दुबई के किंग का बेटा था वो जिसे आतिश ने मार दिया था। उसकी एक आंख खराब हो चुकी थी और दूसरी आंख बाहर आने की हद तक फैली हुई थी। देखकर लग रहा था कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया था और शायद मरने से पहले वो बहुत तड़पा था। उसे देखकर करण ने चौंकते हुए कहा, तुमने इसे मार दिया? करण की बात सुनकर युग ने उस शख्स को देखा, फिर आतिश को जो उन लाशों के बीच खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। आंखों में शांति, चेहरे पर खून और होठों के बीच दबी सिगरेट। आतिश को देखकर सबकी रूह कांप रही थी कि इतनी बेरहमी से सबकी जान लेने के बाद उसका ये बेफिक्री वाला बिहेवियर सबको डरा रहा था। वो इतना शांत कैसे था? युग ने एक गहरी सांस लेकर अपने साथ आए बाउंसर को कुछ इशारा किया। वो जो 15-20 लोग थे अब उन्हें गिनना मुश्किल था। वहां जो मीटिंग के लिए आए थे वो ये नज़ारा देखकर खामोश खड़े थे। वो बेशक डरे थे मगर किसी आम इंसान से तो कम ही डर रहे थे क्योंकि ये खून खराबा उनके लिए आम था। हाँ, लेकिन ये नज़ारा वाकई उनकी भी रूह को झकझोर चुका था और जो आतिश ने उनके सामने किया उसके बाद तो उन्हें आतिश के साथ अब काफ़ी डर लग रहा था। करण ने आतिश को देखकर धीमी आवाज में कहा, तुमने इन्हें मारा क्यों? जिंदा भी तो छोड़ सकते थे। आतिश ने अपनी सिगरेट को अपने होठों से निकालते हुए आराम से कहा, गुस्सा आ गया था। हाँ, उसका गुस्सा सबसे खराब तो उसका गुस्सा था। गुस्से में वो किसी की जान ले सकता था और ले ली। अगर उसे गुस्सा ना आया होता तो वो होश में रहकर सोचता और शायद इन सबको जिंदा अपने पास कैद रखता। करण के सारे सवाल उसके इस एक जवाब से खत्म हो चुके थे। आतिश ने एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मीटिंग का टाइम हो रहा है। करण ने उसे जाता देख नीचे पड़ी लाशों को देखते हुए अपने मन में कहा, तेरा ये गुस्सा रूही कैसे संभालेगी? करण को देख युग ने उससे कहा, क्या सोच रहे हो? करण ने उसे देखते हुए कहा, कभी कभी डर लगता है इससे। करण ने युग को देखा और कमरे की तरफ बढ़ गया। युग भी गहरी सांस लेकर उसके पीछे चला गया। रात का वक्त, रात के 8 बज रहे थे। आतिश की कार इस वक्त निर्वाणा पैलेस की पार्किंग में आकर रुकी। वो पहले से बहुत शांत था, जैसे मानो कि आज दोपहर कुछ हुआ ही न हो। उसके कपड़े बदले हुए थे। वो अपने कमरे में आया, उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा और अपनी टाई ढीली करने लगा। तो आप आ गए। आतिश ने रूही की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा। वो बालकनी के पास अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। आतिश ने उसे देखकर अपनी टाई निकालते हुए कहा, हम तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? रूही ने उसकी बात सुनकर टेबल पर रखे एक पैकेट को उठाकर उन्हें खोलते हुए कहा, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोई कहकर गया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और देखिए ठीक रात के 8 बजे वो घर आ रहे हैं। अमेजिंग। रूही ने उस पैकेट को खोलकर उसमें से फ्रेम निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उसने आज सुबह ही दक्षिण को फोटो दिए थे और उसने शाम तक सारे फ्रेम करा दिए थे और रात तक उन्हें निर्वाणा भी पहुंचा दिया था। रूही की बात सुनकर आतिश अपने शर्ट के कॉलर का बटन खोलकर उसके पास आया। उसने रूही की कमर पर हाथ रखकर पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भरा। रूही ने इस बीच अपना काम कुछ पल के लिए बंद किया लेकिन फिर दोबारा अपने फ्रेम खोलने लगी। आतिश ने उसके सिर पर अपने होंठ रखते हुए कहा, मैं मीटिंग में फंस गया था। रूही ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा घुमाते हुए उसे देखते हुए कहा, हाँ कहिए कहिए, और कोई एक्सक्यूज है आपके पास? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि भूल गए थे आप मिस्टर रानावत? आतिश ने बिना किसी बहस के हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ भूल गया था। रूही ने उसे घूरते हुए कहा, एक बात बताए, आपको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर होकर आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपको पता है न एक इंसान के लिए नींद कितनी जरूरी है? आतिश ने उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, हम आगे से ध्यान रखूंगा। आतिश की इस हरकत से रूही के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी जिसे वो छुपाने की कोशिश करने लगी। रूही ने उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते हुए कहा, जाए फ्रेश हो जाए। आतिश ने उसे छोड़ दिया। वो जाने के लिए एक कदम बढ़ा, तभी रूही ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट, सुबह तो आप कुछ और पहन कर गए थे।
उसने आतिश के कपड़ों को देख उसे देखा। आतिश के वो कपड़े खून से लाल हो चुके थे, इसलिए उसे उन्हें बदलना पड़ा। रूही की बात सुनकर आतिश ने कहा, काफ़ी गिर गई थी इसलिए बदलने पड़े। आतिश ने एक पल का समय भी नहीं लगाया था रूही को जवाब देने में। रूही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आप फ्रेश हो जाए। आतिश बाथरूम की तरफ चला गया। रूही उस फ्रेम को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। गनगौर रस्म गेम। रात का वक्त। रूही और आतिश डिनर के बाद अपने कमरे में ही थे। आतिश तो आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। उसने रूही को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। रूही को नींद नहीं आ रही थी, वो तो सिर्फ आतिश की वजह से लेटी हुई थी। उसके हाथ में आतिश का फ़ोन था। रूही उसमें रील स्क्रॉल कर रही थी, तभी आतिश ने उसके हाथ से अपना फ़ोन ले लिया। ये देखकर रूही ने कहा, आतिश क्या कर रहे हैं, फ़ोन दीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही है। रूही ने थोड़ा सा उठकर फ़ोन लेने की कोशिश की। आतिश ने अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए लाइट को ऑफ किया। इस बीच उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। रूही के उठने पर उसने अपनी बाजुओं को तंग करते हुए उसे अपनी करीब समेटकर कहा, इतनी रात को फ़ोन नहीं देखते। रूही, जिसका चेहरा अब आतिश के सीने में छुप चुका था, उसने आतिश की बात सुनकर अपनी नज़रें उठाकर उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, आतिश मुझे बहलाए मत, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बस 1 मिनट के लिए दीजिए। आतिश ने बिना कोई जवाब दिए उसके माथे पर अपने होंठ रखे, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रूही उसे देखती रह गई, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ये क्या था। क्या उसकी बातों का जवाब था, या फिर उसने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। हाँ, शायद इग्नोर ही किया था और इग्नोर करके सो गया था। रूही ने खींचकर उसे देखा, वो बहुत इंटरेस्टेड वीडियो देख रही थी और उसी बीच आतिश ने फ़ोन छीन लिया। कहीं ना कहीं रूही को क्रेविंग हो रही थी उस वीडियो को देखने की, मगर अब वो फ़ोन उठा भी नहीं सकती थी। रूही ने उसके सीने से अपना सिर लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे याद आया कि कल गनगौर थी। उसने आतिश को बताने के लिए अपनी आंखें खोली, मगर फिर रुक गई। अगर उसने अभी कुछ कहा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर है वो कल सुबह बता दे। रूही ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो दोनों ही गहरी नींद में सो चुके थे। जयपुर एयरपोर्ट पर अभी अभी एक जेट आकर रुका और उसमें से एक उम्रदराज शख्स बाहर आया। वो बेहद हड़बड़ी में नजर आ रहा था। वो जल्दी से आकर अपनी कार में बैठ गया और उसके बैठते ही उसकी और उसके गार्ड्स की कार वहां से जाने लगी। वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। उसी ठंडी रेत पर कुछ लाशें पड़ी थी। उन लाशों को देखकर उस शख्स ने एक पल के लिए अपनी नज़रें वहां से हटाई, फिर एक गहरी सांस लेकर दोबारा उन्हें देखा। उसकी नज़र उन लाशों के बीच मौजूद अपने बेटे पर गई। उसे देखकर उसकी दोनों मुट्ठियां आपस में भींच गई। वो अपने बेटे की तरफ जाने लगा। वो नीचे बैठ गया, उसके आंखों से आंसू का एक कतरा नीचे गिर गया। ये बेटा उसे बहुत प्यारा था। उसकी ख्वाहिश पर वो पूरी दुबई उसके सामने झुका सकता था और आज उसे अपने उसी बेटे की लाश को देखना पड़ रहा था। वहां युग और दक्षिण के साथ आतिश के बाउंसर भी खड़े थे। युग ने उस शख्स को देखा, अहमद अली, जो आतिश के फ़ोन को काटने के बाद फ़ौरन ही निकल गया था। दक्षिण ने गहरी सांस ली, कहीं ना कहीं ये दुश्मनी भारी पड़ने वाली थी, अहमद अली को भी और आतिश को भी। अहमद ने अपने बेटे की लाश देखते हुए धीमी और सख्त आवाज में कहा, ये AR ने ठीक नहीं किया, उससे कह देना कि इसका हिसाब जल्द होगा। युग ने अहमद को देखते हुए कहा, उसे उसकी गलती की सजा मिली है, तुम्हारे बेटे ने जो गलती की वो तुम मत करना। अहमद ने युग की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वो पागल नहीं था, बहुत सोच समझकर काम करने वाला शख्स था अहमद अली। बेशक वो कभी भी आतिश को ट्रैप नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो आतिश से कम ताकत नहीं थी उसके पास। अहमद अच्छे से जानता था कि राजस्थान के किसी भी कोने में वो आतिश को बिना उसकी मर्जी के छू भी नहीं सकता, इसलिए उसने शांति से काम लिया। उसके गार्ड ने उसके बेटे के साथ सभी गार्ड की लाशों को उठाया और उन्हें गाड़ी में डाला। अहमद ने युग को अपनी लाल आंखों से देखा, फिर कहा, दुबई में इंतजार रहेगा तुम्हारे बॉस का। इतना कहकर वो अपनी कार में जाकर बैठ गया। वो सारी गाड़ियां वहां से चली गई। दक्षिण ने उन कार को जाता देखकर युग से कहा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बॉस ने सिर्फ उसके बेटे को नहीं मारा, उन्होंने उसकी अबू धाबी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करा ली है, जिसे खरीदने के लिए उसने जायज नाजायज सारी हदें पार कर दी थी। युग ने कुछ पल खामोश रहकर दक्षिण को देखते हुए कहा, देख लेंगे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। न जाने इस मुस्कुराहट का मतलब क्या था, मगर इतना तो दिख रहा था कि उन दोनों में डर नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो आतिश के साथ काम करते थे और उनके दिल में आतिश के लिए इतना डर था कि और किसी के लिए वहां जगह ही नहीं बचती थी। युग और दक्षिण अब अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी युग ने कहा, तुम घर चलो, पूजा तुम्हें देखकर खुश होगी। दक्षिण ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उससे बाद में मिलूंगा, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है। युग ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी कार में आकर बैठ गया और दक्षिण भी अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहां से चला गया। अगली सुबह निर्वाणा में रूही सोकर उठी, तब तक आतिश जा चुका था। ऐसा पहली बार हुआ था कि आतिश उससे बिना मिले चला गया हो। रूही अपने कमरे में बैठी थी, वो तैयार होने जा रही थी। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि आज उसका व्रत था। रूही के हाथ में उसका फ़ोन था, वो आतिश को कॉल लगा रही थी। वो कॉल लगाने ही जा रही थी कि तभी उसका डोर नॉक हुआ। रूही ने अपना फ़ोन छोड़ डोर खोलने चली गई। उसने डोर खोला, सामने एक स्टाफ खड़ी थी, उसके हाथ में एक थाल थी। उसने उसे रूही को देते हुए कहा, यंग मैडम, ये सूर्यवंशी पहले से आया है। उसकी बात सुनकर रूही ने उस थाल को ले लिया। वो स्टाफ वहां से चली गई।
रूही ने उस थाल को बेड रखते हुए उस पर पड़ा कपड़ा उठाया। थाल के अंदर एक ऑरेंज कलर का बहुत खूबसूरत जोड़ा था और उसके साथ की एक जीरिज भी थी। रूही उसे देखकर हैरान रह गई, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने उस थाल में रखा एक पेपर पढ़ा। कृष्णा, ये तुम्हारी चांद ममा की तरफ से, आज तुम इसे ही पहनना। रूही उस चिट को देखकर मुस्कुरा उठी। निर्वाणा पैलेस और हवेली के पास एक बड़ा और बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में ही एक पंडित थे जिन्हें सब गुरुजी कहते थे। वो लड़कियों को शास्त्रीय नृत्य सिखाते थे। रूही और उनके बीच अच्छी जुगलबंदी चलती थी। रूही जब भी यहाँ आती तो उनकी पहली शर्त होती थी कि जब तक उनका गाना बंद नहीं होगा तब तक रूही के पैर नहीं रुकेंगे, और रूही भी उनसे यही शर्त रखती थी कि जब तक उसके पैर न रुके तब तक वो अपना गाना नहीं रोक सकते। वैसे तो वो यहाँ से कुछ दूर रहते थे, मगर कभी कभी यहाँ आकर सिखाया करते थे। रूही की उनसे मुलाकात बनारस में ही हुई थी, जब रूही ने एक डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और वो वहाँ जज बनकर आए थे। ये उसके कॉलेज के पहले साल की बात थी। रूही ने शास्त्रीय नृत्य इरावती की ख्वाहिश पर सीखा था। आज राणावत परिवार इसी मंदिर में गणगौर के लिए आया था। विभा जी ने रूही को भी यही बुला लिया था। उन सभी ने अपनी पारंपरिक तरीके से लहंगा चोली पहनी हुई थी, क्योंकि गणगौर राजस्थानियों का बहुत बड़ा त्योहार था जिसे वो बड़े धूमधाम से बनाया जाता था। राणावत परिवार के अलावा बहुत से बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिशियन का परिवार भी था जो वहां हर साल गणगौर पर आता था। मंदिर के बाहर भी काफी लोग थे। ये बहुत पुराना मंदिर था जहां सालों से गणगौर की पूजा होती चली आ रही थी। मंदिर के बाहर की तरफ बहुत सारे स्टॉल लगे थे जिनकी तैयारियां काफी वक्त से चल रही थी। वो स्टॉल बहुत बड़े और बहुत ही खूबसूरत थे। मालिनी जी किमाया के साथ खड़ी थी। आदिला भी अपने फ़ोन में लगी थी। उसने भी राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सुहानी एक तरफ बैठी हुई थी, उसके नज़दीक ही अविनाश खड़ा था। विभा जी मालिनी जी से कुछ बात करके रुद्री के पास आकर बोली, रुद्री, रूही क्यों नहीं आई, उसे देख कर आओ। विभा जी की बात सुनकर रुद्री ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जाने लगी, मगर तभी सामने से उन्हें रूही आती हुई दिखाई दी। उसने राजस्थानी स्टाइल में लहंगा पहना हुआ था। वो ऑरेंज कलर का बड़ा प्यारा लहंगा था। माथे पर मांग टिका था और नाक में नथनी भी डाली हुई थी। उसके लंबे बाल की छोटी बनी थी जो कि लहंगे की झीनी सी चुनरी में नजर आ रही थी। उसके गले में उसके मंगलसूत्र के अलावा हार भी पहना था। हाथों में भरी हुई गोल्डन और ऑरेंज कलर की चूड़ियां थी। उसे कांच की चूड़ियां बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने कांच की चूड़ियां पहनी थी। रूही के कमर में एक पतला सा मोर का बना कमर बंद था। उसके पैरों में बंधी भारी पायलों की आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। रूही के साथ उसके कुछ 2-4 स्टाफ भी थे। उनमें से 2 तो औरतें थीं और 2 आदमी थे। औरतों ने एक साड़ी और ऊपर से लाल रंग की कोटी पहनी हुई थी जो कि वो हमेशा ही पहनते थे। चूंकि वो आतिश एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और वो 2 रियासतों का हुक्म भी था, इसलिए उन सभी स्टाफ के ड्रेस कोड थे। आदमियों ने ब्लैक पेंट और ऊपर लाल रंग का कोट पहना था। रुद्री उसे देखकर रुक गई। विभा जी ने मालिनी और किमाया की नज़र भी उस पर चली गई। वही बाकी और लोग जो खड़े थे वो सब उसे देखकर एक तरफ हो गए। रूही के चमकते चेहरे पर वहां सबकी नज़र रुकी हुई थी। ये कौन है, इनके पीछे ये हुक्म के लोग हैं? एक औरत ने रूही को देखते हुए अपनी साथ खड़े पति से कहा तो उसका पति बोला, हुक्म ने शादी कर ली है, ये महारानी है जयपुर की। वो औरत थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे इस शादी की खबर नहीं थी और उसकी तरह यहाँ बहुत सारे लोगों को आतिश की शादी की खबर नहीं थी। रूही वहां दादाजी के पास गई। वो उनके पैर छूने के लिए झुकी हुई थी, लेकिन दादाजी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वो हमेशा से ही रूही को अपनी पोती मानते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी रूही को अपने पैर नहीं छूने दिए थे। रूही उनसे मिलकर विभा जी के पास आ गई। विभा जी ने उससे मुस्कुरा कर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। रूही उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। विभा जी ने आगे कहा, आतिश कहाँ है? रूही ने उनकी बात सुनकर कहा, माँ वो मेरे उठने से पहले ही चले गए, मैंने उन्हें बाद में फ़ोन करके बताया, तब तक वो ऑफिस पहुंच चुके थे, इसलिए मैंने ही कह दिया कि शाम तक या दोपहर तक आ जाए। विभा जी ने रूही की बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक किया, वैसे भी अभी आतिश का ज़्यादा कोई काम नहीं है, तुम अंदर चलो। मंदिर के बाहर पार्किंग भी आज गाड़ियों से भरा हुआ था। देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि वाकई आज कुछ तो है। रूही विभा जी के कहने पर अंदर बढ़ी कि तभी वहां किसी ने उसे आवाज़ दी, रूही। रूही ने पीछे मुड़कर देखा, वो अरशद था। रूही ने उसे देखकर कहा, तुम अब आ रहे हो? अरशद को देख विभा जी के चेहरे पर नासमझी से भाव आ गए। वही दादाजी उसे देखने लगे। वो जानते थे कि अरशद समर जय का बेटा है और रूही का भाई, लेकिन अभी एक दुविधा उनके मन में थी कि रूही अरशद को सिर्फ एक दोस्त के नाते जानती थी या अपने भाई के नाते। उनके अलावा वीरेंद्र जी और तपिश जी भी उसे देख रहे थे। वो दोनों ही अरशद की पहचान से अनजान थे। विभा जी रूही को अंदर आने का कहकर चली गई। वही अरशद रूही के पास आ गया। उसने रूही से कहा, यार निकला तो टाइम पर ही था, मगर किसी ने फ़ोन करके मेरी टाइमिंग में गड़बड़ कर दी। उसने तिरछी नज़र से रुद्री को देखा जो उसकी नज़र खुद पर देखकर हड़बड़ा गई और वहां से चली गई। उसे मालूम था कि रूही ने अरशद को भी आने को कहा था, इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए अरशद को टाइम गलत बता दिया। अरशद ने भी उसकी बात मान ली, इसलिए वो टाइम से नहीं आ पाया। रूही ने भी अरशद की नज़रें और रुद्री का हड़बड़ाना नोटिस कर लिया। उसने न मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, खैर अब चलो।
रूही उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी तो अरशद ने कहा, अरे रुक एक मिनट। उसने पीछे देखा जहां एक स्टाफ अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आ रहा था। रूही ने वो सामान देखकर कहा, ये क्या है? अरशद ने कहा, ये मॉम ने भेजा था, उन्होंने कहा कि किसी त्योहार पर खाली हाथ नहीं जाते, खासकर बहन के घर तो बिल्कुल नहीं। अरशद की बात सुनकर रूही ने कुछ नहीं कहा, उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है अब अंदर चले। अरशद ने हाँ में सिर हिला दिया। उनसे कुछ दूर खड़े वीरेंद्र जी उन दोनों को देख रहे थे। वो खुद से बोले, इन दोनों के बीच इतना याराना कुछ अजीब है। वो रूही का दोस्त है तो फिर वो अपने घर से ये सारा सामान लेकर क्यों आया? आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? वीरेंद्र जी के दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आना शुरू हो चुके थे। रूही, सुहानी, विभा जी, रुद्री, मालिनी जी और किमाया ये सभी एक जगह पर बैठी हुई थी। मालिनी जी ने किमाया को और विभा जी रुद्री और रूही को गणगौर बनाना सिखा रही थी। रुद्री और रूही की बातें भी आपस में जारी थी। आदिला एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी और देखकर मुस्कुराए जा रही थी। वो काफ़ी सालों बाद गणगौर देख रही थी, इसलिए उसे इतनी रौनक देखकर अच्छा लग रहा था। आदिला ने अपनी नज़रें उन औरतों पर की तो मालिनी जी ने उसे बुला लिया और उसे भी ये पूजा करने को कहा। आदिला भी राजी हो गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद गणगौर बन चुके थे, जिन्हें बनने के बाद रुद्री ने विभा जी और मालिनी जी से कहा, गणगौर तो बन गए, अब पूजा कब होगी? उसकी बात सुनकर मालिनी जी ने मुस्कुराकर कहा, अब पूजा 2-3 घंटे बाद मुहूर्त पर होगी। मालिनी जी की बात सुनकर रुद्री ने चौंकते हुए, 2-3 घंटे बाद तब तक क्या करेंगे? रुद्री का चेहरा देखकर सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक गेम खेलेंगे। सुहानी की बात सुनकर रूही, किमाया, आदिला और रुद्री उसे देखने लगी। इधर मंदिर के बाहर पार्किंग की तरफ कार का एक काफिला आकर रुका। एक बाउंसर ने बाहर निकलकर एक कार का डोर खोला और उसमें से आतिश बाहर आया। आतिश ने अपना चश्मा उतार कर अपने एक बाउंसर को दे दिया। उसे देखकर सब साइड हट गए। उसे सभी जानते थे कि राजस्थान में आतिश को एक छोटा बच्चा भी जानता था, खासकर जयपुर और जोधपुर में तो सब उसे काफ़ी मानते थे। आतिश की नज़रें रूही तलाशते हुए एक खुले मैदान में चली गई। सब वही थे, निर्वाणा के स्टाफ भी वही थे। आतिश उस तरफ ही बढ़ गया। वो ज़रा नज़दीक पहुंचा तो उसे देखकर सब एक तरफ होते हुए खुद ही उसे आगे जाने का रास्ता देने लगे। आतिश के सारे बाउंसर बाहर ही रुके थे, यहाँ सिर्फ उसके साथ उसके 4 बाउंसर ही थे। आतिश को वहां देख अविनाश ने उससे मुस्कुराकर कहा, रूही को ढूंढ रहे हो? आज वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। आतिश ने अविनाश की तरफ देखा, उसकी नज़रों में नासमझी थी, जिसे देखकर अविनाश के साथ खड़ी सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आतिश भैया, आज तो उसे आपको उनमें से ढूंढना पड़ेगा। आतिश ने सुहानी के इशारे पर सामने देखा, जहां बहुत सारी औरतें घूंघट डाले डांस कर रही थी। पहचानना मुश्किल था कि उनमें से कौन किसकी बीबी है। सुहानी ने आतिश की तरफ देखकर कहा, ये रस्म है, देखिए सारे पति अपनी बीबी को ढूंढ रहे हैं, चलिए आप भी जाकर अपनी बीबी को ढूंढिए। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, एक ही चांस मिलेगा, अगर आप रूही नहीं ढूंढ पाए तो रूही जीत जाएगी। सुहानी की बात सुनकर आतिश उस तरफ बढ़ गया। आदिला की नज़र वही टिक गई। वो देखना चाहती थी कि आतिश कैसे रूही को ढूंढता है। यहाँ इतनी औरतें थी और ज़्यादातर सभी के लहंगे एक दूसरे से मैच हो रहे थे, फिर घूंघट में सब एक ही जैसी लग रही थी। फिर आतिश को तो ये भी अंदाजा नहीं था कि रूही ने क्या पहना था। लोग तो अपनी बीवियों को सुबह से देख रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए ये ज़रा आतिश के लिए मुश्किल होने वाला था। रुद्री सबके साथ खड़ी इंटरेस्ट के साथ सामने देख रही थी। उसने सुहानी से कहा, आई सो एक्साइटेड, ये गेम तो बहुत इंटरेस्टेड है। सुहानी ने रुद्री को देखते हुए कहा, फिक्र मत करो, अपनी शादी के बाद तुम भी ये गेम खेल सकती हो। रुद्री ने सुहानी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूं, कोई मेरी शादी की बात ही नहीं करता। सुहानी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, ओह, तो तुम्हें बड़ी जल्दी है शादी करने की। रुद्री ने उनकी बात सुनकर उन्हें देखते हुए कहा, बहुत, रूही की भी शादी हो गई, अब मैं कुंवारी रहकर क्या करूंगी। सुहानी ने उसकी बात सुनकर समझने वाले अंदाज में अपना सिर हिला दिया। इसी बीच रुद्री ने उसे सामने दिखाते हुए हंसते हुए कहा, वो देखो आलोक भाई हार गए, पता नहीं किसका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। सुहानी भी उस तरफ देखने लगी। अरशद जो अनंत और मिहिर के पास खड़ा था वो बोला, रूही नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? अनंत ने कहा, अब तो आतिश भाई ही पता लगाएंगे कि कहाँ है तेरी बहन। वहीं आतिश एक नज़र सभी औरतों पर डाल उनके बीच चला गया। उसने उन्हें क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो सारी औरतें घूम गई। आतिश रुक गया, लेकिन फिर एक तरफ बढ़ता चला गया। वो जैसे ही एक औरत को पकड़ने को हुआ, वो घूमकर दूसरी तरफ चली गई। आतिश फिर रुक गया। सुहानी ने उसे देखते हुए अविनाश से कहा, आतिश भैया बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। अविनाश ने सामने देखते हुए कहा, क्या सच में? मुझे तो लग रहा है उसके रूही को ढूंढ लिया। सुहानी ने अविनाश को घूरते हुए कहा, इतनी जल्दी? आतिश आगे बढ़ने लगा। सारी औरतें उसके आसपास ही चक्कर लगा रही थी। आतिश धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी नज़र अब किसी भी पर भी घूम नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ एक जगह टिकी थी, और वो उस तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा था। वहां तक उसे कोई पहुंचने नहीं दे रहा था, खुद वो औरत भी नहीं। मगर आतिश वो रुकने वालों में से कहा था। वो उसके नज़दीक आ गया, और उसके नज़दीक बढ़ते ही वो औरत उसके करीब से निकलने को हुई और निकल भी गई थी कि तभी आतिश के उसका हाथ पकड़ लिया।
उसकी नज़रें उस औरत पर नहीं बल्कि सामने थी। बाकी की सारी औरतें रुक गई और साइड खड़ी हो गई। आतिश उस औरत की तरफ घूमकर उसे देखते हुए बोला, बहुत भाग लिया रूह। आतिश ने घूंघट अभी भी उठाया नहीं था। उन्हीं के बीच एक उम्रदराज औरत ने आतिश को देखकर कहा, हुकुम, उसका चेहरा तो दिखाई, तभी तो पता चलेगा कि वो आपकी बीबी है या नहीं। आतिश ने उनकी बात सुनकर बुलंद आवाज में कहा, ये मेरी ही बीबी है। आतिश को मानो यकीन था कि यही रूही थी। उसने इतना कहकर उसके रूही का घूंघट उठा दिया। रूही का चेहरा देखकर वहां सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। वही रूही ने आतिश को देखते हुए कहा, आपको कैसे पता चला? आतिश ने उसका हाथ छोड़कर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे दूर भागोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? उद्धरण चिन्ह। फिर वो एक कदम रूही के नजदीक बढ़कर बोला, कभी नहीं मिसेज रानावत, और तुम्हें पहचाना बहुत आसान है। रूही ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बस कीजिए, अपनी तारीफ खुद से खुद ही करते रहते हैं। इतना कहकर वो पलट गई और पलटते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आदिला भी उन दोनों को देख रही थी। कुछ पल उन्हें देखने के बाद वो मुस्कुरा दी और बोली, शायद मैं अब तक गलत इंसान के पीछे भाग रही थी। वो मेरा कभी नहीं था, वो तो हमेशा से रूही का था और हमेशा उसी का रहेगा। आदिला ने एक गहरी सांस ली। उसे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। वो अब सुकून महसूस कर रही थी। हाउ डेयर यू लुक एट हर लाइक दैट। जयपुर। गणगौर की पूजा हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने गणगौर को पास की ही नदी में बहा दिया गया। ये साबी नदी थी। साबी नदी जयपुर को दो हिस्सों में बांटती थी। इस वक्त ये सभी जयपुर मिडिल में मौजूद थे। रूही नदी से हटकर आतिश के पास आकर खड़ी हो गई। इधर सभी लोग थे मगर सब आपस में बात करने में, एंजॉय करने में बिजी थे। कोई किसी और पर ध्यान नहीं दे रहा था। आतिश ने रूही की तरफ देखा जिसका चेहरा थोड़ा डल नजर आ रहा था। उसने उससे कहा, अब चले। आतिश की बात सुनकर रूही ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। अचानक रूही के नजर घुमाते ही आतिश की नजर उसकी नथ पर गई थी। उसकी आंखों में नापसंदगी जैसे भाव आ गए। उसने रूही को देखते हुए कहा, इस नथ को निकालो। रूही ने नासमझी से उसे देखा और कहा, क्यों? आतिश ने सख्ती से उससे कहा, निकालो रूह। रूही ने नम सिर हिलाकर अपनी नथ निकाल दी और कहा, अब बताइए क्या हुआ? आतिश ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से उस नथ को ले लिया और उसे अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, आज के बाद ये नहीं पहनोगी। रूही ने हैरानी और सवालिया नजरों से आतिश को देखते हुए कहा, लेकिन क्यों, इसमें क्या खराबी है? मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। रूही ये कहना कि उसे ये नथ पहनना अच्छा लगता है आतिश को अंदर तक सुलगा गया, क्योंकि उसे ये नथ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। क्योंकि वो उसके होठों को बार बार छू रही थी और जैसे वो नथ उसके होठों से टच हो रही थी, आतिश को उसके होने से बहुत दिक्कत हो रही थी। उसकी हक की चीज़ों पर कोई और हक जताए ये उसे नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए उसने उसे और ज़्यादा देर तक रहने नहीं दिया। रूही की बातों ने उसके दिल को जलाने का काम किया था। आतिश ने सुलगती सुनहरी नजरों से रूही को देखा जो आतिश पर ध्यान दिए बिना अपनी बातें कही जा रही थी। आतिश पर उसका ध्यान तब गया जब आतिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और उसे घुमाकर टर्न हुआ। रूही ने हड़बड़ा गई। उसने जैसे ही आतिश को देखने के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया कि ठीक तभी, बिल्कुल तभी, बिना एक पल को गवाए झुककर रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए। रूही की आंखें बड़ी हो गई। उसकी तो मानो सांस ही अटक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आतिश पब्लिक प्लेस पर यह हरकत करेगा। कभी नहीं। रूही की आंखें और भी बड़ी हो गई। उसके बोलते होठ तो कब के शांत हो चुके थे। रूही कुछ सोचती समझती कि उसे कसकर अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, क्योंकि आतिश बड़ी सख्ती से उसे किस करने लगा था। रूही के नाजुक से होठ उसकी इतनी सख्ती कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे। रूही के हाथ उसके कोट पर कस गए थे। इस पल के लिए वो खुद भी भूल गई कि वो हजारों लोगों के बीच मौजूद थी। थोड़ी देर बाद आतिश ने रूही के होठों को छोड़ते उसके होठों के नजदीक ही अपना अंगूठा रखते हुए धीमी और इंटेंस आवाज में कहा, मैंने कहा था तुमसे मेरे हक पर कोई और अपना हक जताए ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा इसे मत पहनना। अब जल्दी आओ, हमें वापस जाना है। आतिश वहां से चला गया। वही रूही अपनी सांसें संभालती हुई शर्म और गुस्से से उसे जाता हुआ देखती रह गई। आतिश के जाते ही उसने सामने देखा जहां बहुत से लोग थे। रूही ने शर्म से सबसे नजरें हटा ली। आतिश की वजह से वो इन लोगों को देख नहीं पाई थी, क्योंकि वो आतिश के सामने छुप चुकी थी, इसलिए न तो वो किसी को देख पाए और न ही कोई और उसे देख पाया। हालांकि रूही कहा जानती थी कि किसी ने उसे देखा ही नहीं, ये तो सिर्फ आतिश जानता था कि उसे किसी नहीं देखा। वैसे तो आतिश को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। वो कभी लोगों के बारे में सोचकर अपने फैसले और अपने काम को बदलता नहीं था। लेकिन रूही के लिए उसने इस बात की परवाह की थी कि कोई उसे देखे न, इसलिए जब तक रूही और आतिश एक साथ थे तब तक आतिश के बाउंसर उन्हें घेरे खड़े थे। बेशक उनके चेहरे सामने की तरफ थे और पीठ रूही और आतिश की तरफ थी। जैसे ही आतिश वहां से गया वो सब भी उसके पीछे चले गए। रूही को इस बात की खबर नहीं थी। रूही आतिश को गुस्से से कोसते हुए वहां से चली गई। रूही मंदिर की तरफ बढ़ी, तभी रास्ते में सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, रूही क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? सुहानी की बात सुनकर रूही ने खुद को शांत करते हुए कहा, कुछ भी नहीं भाभी, बस ऐसे ही। और आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाए। रूही की फिक्र देख सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी बैठी ही थी, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा घूमना जरूरी है।
सुहानी को छठा महीना लग चुका था। डॉक्टर ओज ही उसे देख रही थी। वो एक बेहतरीन ही नहीं बल्कि एक जीनियस गायनोलॉजिस्ट थी, और उनका जीनियस होना इस बात से और भी क्लियर हो जाता था कि वो आतिश के हॉस्पिटल में गायनी डिपार्टमेंट की हेड थी। आतिश के हॉस्पिटल में सारे ही डॉक्टर गिफ्टेड थे, उन्हें अपने अपने काम में महारत हासिल थी, और इसलिए वो आतिश के हॉस्पिटल में काम कर पा रहे थे, क्योंकि उसके हॉस्पिटल का इंटरव्यू क्लियर करना नीट को क्लियर करने से भी ज़्यादा टफ था। फिर चाहे कोई अब्रॉड से ही पढ़कर क्यों ना आया हो, अगर वो इंटरव्यू क्लियर न करे तो उसे यहाँ काम करने का मौका नहीं मिलता था। बात सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन की नहीं थी बल्कि उनकी टैलेंट की थी। आतिश को सिर्फ टैलेंट चाहिए था, डिग्री नहीं। वो खुद भी एक तराशा हुआ हीरा था जो अपने काम में छोटी भी गलती नहीं करता था, इसलिए उसके हॉस्पिटल के डॉक्टर भी ब्रिलियंट थे। बेशक वो कभी भी आतिश को बीट नहीं कर सकते थे, इनफैक्ट कोई भी आतिश को बीट नहीं कर सकता था, क्योंकि काम करने के लिए उसके जैसा पैशन किसी के पास नहीं था। लेकिन फिर भी उसके हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम मेडिकल की दुनिया में गूंजता रहता था। आतिश के हॉस्पिटल में आने के बाद उनका फेमस होना आम था। सुहानी की बात सुनकर रूही भी मुस्कुरा दी। तभी वहां विभा जी आ गई। वो 2 प्लेट लाकर उन दोनों को देते हुए बोली, सुहानी रूही, इसे खाकर अपना व्रत तोड़ना। दोनों ने अपना सिर हाँ में हिल दिया। तभी विभा जी ने रूही को देखा। उसके चेहरे को देखते हुए उन्हें कुछ कमी नजर आई। उन्होंने उससे कहा, रूही तुम्हारी नत कहाँ गई? विभा जी की बात सुनकर सुहानी ने भी रूही के चेहरे को देखा और कहा, हाँ सुबह तक तो थी। रूही ने उन दोनों की बात सुनकर हल्का सा जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ थी तो मगर टूट गई। विभा जी और सुहानी दोनों ने रूही की बात सुनकर उसे अजीब नजरों से देखा। नात टूट गई ऐसा किस्सा तो वो पहली दफा सुन रहे थे। रूही ने जब उन दोनों का चेहरा देखा तो उनके चेहरे से ही लग रहा था कि उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। रूही ने बहाना बनाते हुए कहा, वो नत मुझे दुख रही थी तो मैंने निकाल लिया, और निकालते ही वो मेरे हाथ से छुटकर नीचे गिर गई और टूट गई। विभा जी और सुहानी को अब उसकी बात समझ आई। वही रूही ने तसल्ली भरी सांस ली। विभा जी ने रूही से कहा, टूट गई तो कोई बात नहीं, दूसरी पहन लो, मेरे पास है। विभा जी की बात सुनकर रूही ने फौरन ही न करते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। विभा जी ने उसे अब ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो उसे प्रसाद खाने का कहकर वहाँ से चली गई। रूही ने उनके जाने के बाद खुद से धीमी आवाज़ कहा, पहली बार में तो निकलवा ली थी, दूसरी बार में तो पक्का तोड़ ही देंगे। पता नहीं मेरी नत से उन्हें क्या प्रॉब्लम है। आतिश अपनी कार की तरफ जा रहा था कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ गया। आतिश वही खड़े होकर बात करने लगा। वो सामने की तरफ नदी में उठती लहरों को देख रहा था। उसने उधर से यूब की बात सुनकर कहा, सिर्फ नज़र रखनी है, जब तक मैं कुछ न कहूँ तब तक कुछ नहीं करना है, समझे? इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और फ़ोन को पॉकेट में रख दिया। उसने एक दफ़ा अपना चेहरा घुमाकर रूही को देखा, जो कि प्रसाद खाते हुए सुहानी से बात कर रही थी। वो उससे काफ़ी दूर थी और वहाँ उसके स्टाफ भी थे। वो दोनों ही एक चेयर पर बैठे हुए थे। आतिश ने जब उसे चेयर पर बैठा देखा तो अपनी नज़रें उस पर से घुमा ली। नज़रें घुमाते ही उसकी नज़र 2 लड़कों पर गई। दोनों लड़के रूही को देखे जा रहा था। उन दोनों की हसरत भरी निगाहें जो रूही पर टिकी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक उनके दिल की सारी बातें खोल रही थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी नज़रों की ये हिमाकत उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाली थी। आतिश के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियाँ कसकर भींच गई। वो दोनों जो अभी रूही को देख ही रहे थे कि अचानक उनके सामने आतिश के कुछ बाउंसर आकर खड़े हो गए। वो दोनों हड़बड़ा गए और उन्होंने हड़बड़ा कर जैसे ही अपनी नज़रें घुमाई तो उन्हें आतिश नजर आया, जो अपनी सुनहरी सुलगती नज़रों से उन्हें देख रहा था। जो उनके सामने ही खड़ा था, उसके आंखों के अंदर ही आग का दरिया बह रहा हो। उसने अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा लिए। वो दोनों घबरा गए और धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे, लेकिन आतिश के लंबे कदम उन तक जल्दी पहुंच गए। उसके दांत आपस में भींचे हुए थे। वो जानलेवा नज़रों से उन दोनों को घूर रहा था। वो अब भागने लगे। आतिश को उसके एक बाउंसर ने गन दे दी। आतिश ने उस गन से उन दोनों के पैर पर शूट किया। वो दोनों गोली लगते हो लड़खड़ा कर गिर गए। गन में साइलेंसर लगा था, इसलिए आवाज़ बाहर तक नहीं गई थी, लेकिन उनकी चीख जरूर गई थी। मगर गनीमत ये थी कि इस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, और अगर होते भी थे तो आतिश के बाउंसर को देखकर ही वापस चले जाते। आतिश ने उनमें से एक के कॉलर को उठाकर गुस्से से दांत भींचते हुए सर्द आवाज में कहा, शी इज़ माई वाइफ बास्टर्ड, हाउ डेयर यू लुक एट हर लाइक दैट। इतना कहकर उसने उसके चेहरे पर तेज मुक्का मारा। उसके मुंह से खून की एक धार बह गई। उसके 2-3 दांत उछलकर दूर गिर गए। आतिश ने गुस्से से जलती निगाहों से उन्हें देखते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। वो उस जमीन पर पड़े शख्स के चेहरे को अपने जूतों के नीच कुचलते हुए उसका सिर जीमन की तरफ दबाते हुए उसे अपनी लाल आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें बुरी तरह आतिश के जूतों के नीचे मसल चुकी थी। उसका चेहरा जीमन में धंसता है रहा था, लेकिन मानो आतिश के जलते दिल को सुकून ही न मिल रहा हो। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो रूही को देख रहे थे। दूसरा लड़का अपने पैर को पकड़े अपने साथी को देख रहा था, और उसकी हालत शायद उस लड़के से भी ज्यादा खराब थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो एक नॉर्मल इंसान था, ऐसा कुछ पहली बार ही देख रहा था। आतिश ने उसके चेहरे से अपना पैर हटाया। उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। आतिश उस दूसरे की तरफ बढ़ा कि इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एहतिशाम,
आतिश ने बुरी तरह गुस्से से हाथ झटका था, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि उसे किसने पकड़ा था, आतिश ने फौरन वो हाथ पकड़ लिया। बेशक उसने उस वक्त रूही की आवाज़ सुन ली थी, मगर उसकी आवाज़ से पहले ही उसके समझ आ चुका था कि वो रूही ही थी। उसने रूही का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। रूही, जो आतिश के झटकते ही लड़खड़ा कर नीचे गिरने वाली थी, उसने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे आतिश के बाहों का एहसास हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि वो अब आतिश की गिरफ्त में थी। उसने एक गहरी सांस लेकर आतिश को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें देखकर रूही ठिठक सी गई। इतनी जलती हुई सर्द आंखें उसने पहली बार ही देखी थी। अब तक वो ठीक था, फिर अब क्या हुआ? वो उससे बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या किया है इन्होंने? रूही ने अभी ये कहा ही था कि उनमें से एक जो जीवन पर पड़ा था और उसकी हालत पहले वाले से कुछ ठीक थी, वो बोला, हमें माफ़ कर दो, हम आगे से आपको नहीं देखेंगे महारानी सा। रूही ने उसकी बात सुनकर उसे न समझी से देखा, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे समझ आया कि असल में बात क्या थी, और ये समझ आते ही रूही ने हैरानी से आतिश को देखते हुए कहा, इतनी सी बात पर आप? आतिश, ऐसे हर कोई किसी को देखता है। आतिश ने रूही की बात काटकर सर्द और धीमी आवाज में उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं देख सकता, ऐसे कोई भी तुम्हें नहीं देख सकता। आतिश की पकड़ उस पर कुछ तेज हो गई थी। जो उसके गुस्से की वजह से था वो रुक तो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस आग में जल रहा था, और ये बहुत खतरनाक था। आतिश का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रूही कहीं न कहीं आतिश को देखकर इस पल घबराई हुई थी, क्योंकि उसे उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आतिश को देख लग रहा था कि जैसे वो कोई ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। हालांकि वो उसकी बातों पर भी बहुत हैरान थी। वो सिर्फ उसे देख रहे थे और आतिश ने उनकी ये हालत कर दी। इससे पहले कि आतिश ये भूलता कि रूही उसके सामने खड़ी थी, वो वहां से चला गया। रूही उसे देखती रह गई। वही उन दोनों को आतिश के बाउंसर उठा कर ले गए थे। उन्होंने रूही को देखने की जो गलती की थी, आतिश ऐसे तो उन्हें नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन फिलहाल रूही के सामने वो कुछ नहीं करना था। आतिश अपनी कार की तरफ आया। उसने अपनी पॉकेट से दवाई निकाली और 2 गोलियां खा ली, और फिर एक गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से पर कंट्रोल करने लगा। रूही दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसे अचानक याद आया कि एक बार और ऐसे ही आतिश ने गुस्से में ये दवाइयां खाई थी। कुछ वक्त पहले तक रूही इनके बारे में भूल ही गई थी, मगर अब दोबारा उसे उन्हें देखकर बेचैनी होने लगी। रूही आतिश के पास आई। उसके एक गहरी सांस लेकर आतिश का हाथ कसकर पकड़ा। आतिश ने उसे देखा। रूही उसे हल्का सा मुस्कुराकर बोली, घर चले। आतिश ने कुछ पल उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसने कार का डोर खोला। रूही अंदर बैठ गई। आतिश भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते भर आतिश खामोश रहा। कुछ देर बाद आतिश की सारी कार निर्वाणा में आकर रुकी। रूही अभी थोड़ी सी कमजोरी फील कर रही थी, क्योंकि उसे भूखे रहने की आदत नहीं थी। वो शाम और दिन दोनों टाइम पैलेस के बने मंदिर में पूजा करती थी और करती आ रही थी, लेकिन उसने आज से पहले कभी कोई फास्ट वगैरह नहीं रखा था। आज पहली बार रखा था, इसलिए रूही को मुश्किल ज़्यादा हो रही थी। फिर जो उसकी डाइट थी, उस हिसाब से वो 1-2 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकती थी। हालांकि फिर भी वो खुद को संभाल सकती थी। कार के रुकते ही रूही कार से बाहर आए और आतिश भी बाहर आया। रूही 1-2 कदम आगे बढ़ी थी कि आतिश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रूही ने आतिश ने चौंकते हुए आतिश को देखा और कहा, क्या कर रहे हैं आतिश? मैं चली जाऊंगी। आतिश ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें फास्ट रखने को किसने कहा था? आतिश ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। रूही ने उसकी बात सुनकर कहा, माँ ने कहा था और आज रखते हैं, आपको कुछ नहीं पता। आतिश ने उसकी बात सुनकर कहा, आगे से नहीं रखोगी? आतिश की बात सुनकर रूही ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप भी मेरे लिए फास्ट करें। अब तक आतिश रूही को कमरे में लेकर आ गया था। उसने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, वक्त आने पर देख लेंगे कौन किसकी बात मानेगा। रूही बेड पर बैठते हुए उसकी बात सुनकर बोली, ठीक है देख लेंगे, फिलहाल आप मेरे कपड़े भी लेकर आ जाए, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। रूही ने आलस से कहा, थोड़ी बहुत थकान तो थी ही उसे। आतिश, जिसने अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा था, वो उसकी बात सुनकर उसकी तरफ आते हुए बोला, कहो तो चेंज भी कर दूं। आतिश उसकी तरफ बढ़ चुका था। रूही उसे अपनी तरफ आता देख बड़ी आंखों से देखने लगी। वो उसके नज़दीक आया तो रूही ने शर्म से उसका हाथ पकड़ हुए उसे क्लोजेट की तरफ घुमाते हुए कहा, चुपचाप मेरे कपड़े ले आइए। आतिश क्लोजेट की तरफ चला गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसका मूड चेंज हो चुका था, जो कि बहुत रेयर था। थोड़ी देर रूही अपने कपड़े बदल कर कमरे में आई। वो बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे खाने पर गई। खाना देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहाँ सब कुछ उसका पसंद का था। रूही की आंखों में चमक आ गई। तभी आतिश की आवाज़ आई, सिर्फ आज के लिए। रूही के मुस्कुराकर आतिश को देखा, जो वही सोफे पर बैठा था, और उसकी नज़र अपने फ़ोन की तरफ थी। रूही जल्दी से आकर सोफे पर आकर बैठ गई। उसने आतिश के गाल पर अपने होंठ रखते हुए कहा, कभी कभी आप बहुत स्वीट हो जाते हैं मिस्टर रानावत। आतिश ने चेहरा घुमाकर रूही को देखा, फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, ऐसी बात है तो तुम्हें कहीं और किस करना चाहिए था। इतना कहते हुए आतिश जब उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा तो रूही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, भूख लगी है आतिश, खाना खाने दीजिए। आतिश ने रूही की बात सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हम खाना खाने के बाद देखते हैं। रूही ने उससे दूर हटते हुए धीमी आवाज में कहा, बेशर्म।
रूही जो अभी आतिश से कुछ दूर खिसकी थी, आतिश ने उसे वापस अपने करीब खींचते हुए कहा, सुन लिया मैंने। रूही ने आतिश की बात सुनकर उसे देखा, आतिश की नज़र अब भी उसके फ़ोन पर थी। रूही ने उससे कहा, वेरी गुड, सुनाने के लिए कहा था। आतिश उसकी बात सुनते ही सिर हिलाकर उसकी प्लेट में खाना लगाने लगा। खाना लगाने के बाद वो अपना फ़ोन लेकर बैठ गया और रूही अपना खाना खाने लगी। उसने एक रोटी खाने के बाद आतिश को जब उसके फ़ोन से हटते हुए न देखा तो उसके खुद ही उसका फ़ोन छीन लिया। आप क्यों पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं, खाना खाए। आतिश ने उसके खाने की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये नहीं खाता। रूही ने उसकी बात सुनकर कहा, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं। उसने रोटी का कौर तोड़कर उसके सामने किया तो आतिश ने बिना कुछ कहे मुंह खोल दिया। रूही ने दूसरे हाथ से सलाद का पीस उठाकर उसके मुंह में डालते हुए कहा, मन नहीं है तो मत खाए। वहां सलाद की एक प्लेट रखी थी, रूही ने वो आतिश के सामने रख दी। आइंदा मेरे हस्बैंड पर एक उंगली उठाई तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। रात का वक्त, निर्वाणा पैलेस। रूही अपने कमरे में आज कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। वो बेड के नज़दीक वाली ड्रॉर को खोलकर उसके सामान हटा हटा कर देख रही थी। जब उसमें कुछ नहीं मिला तो वो दूसरे ड्रॉर में चेक करने लगी। उसके बाल जो एक जुड़े में सिमटे हुए थे उसमें से निकलती एक लट जो कभी भी जुड़े में फंसती नहीं थी वो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। रूही ने उसे कान के पीछे किया, फिर खड़ी हो गई। जब वहां भी उसे कुछ नहीं मिला तो खड़ी होकर कुछ देर सोचने लगी। फिर वो क्लोजेट में गई। उसे देखकर रूही ने चिढ़ते हुए खींच कर कहा, अब यहाँ ढूंढो, मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसी भी किस चीज़ की दवाएं हैं जो छिपा छुपा कर रख रहे हैं। अब यहाँ ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा, बस तब तक के लिए आतिश को कमरे से दूर ही रखना महादेव। रूही ने ऊपर की तरफ देखते हुए विनती भरे लहजे में कहा। आज वो उसकी दवाइयों के बारे में पता लगा कर ही दम लेने वाली थी, लेकिन उसके बारे में वो तब जान पाएगी जब वो दवाएं उसके हाथ आए। आतिश के खाना खाकर जाने के बाद से ही रूही आराम करने की जगह उसकी मेडिसिन ढूंढ रही थी जो उसे मिल नहीं रही थी। उसने अब तक कमरे का एक कोना कोना छान मारा था लेकिन उसे कोई प्रिस्क्रिप्शन और कोई भी दूसरी चीज़ उसके हाथ नहीं लगी। रूही अब क्लोजेट में खासकर आतिश की तरफ के सारे ड्रॉर को देख रही थी। काफ़ी देर बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगा तो वो वही एक सोफे पर आकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, यहाँ भी नहीं है। वो इधर उधर नजरें घुमाकर पानी ढूंढने लगी और तभी उसके सामने पानी का गिलास आ गया। रूही ने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा, थैंक यू। इतना कहकर उसने गिलास को अपने होठों से लगाया ही था तभी उसे याद आया कि गिलास हवा में लटक कर तो नहीं आया होगा, ये किसी ने उसे दिया है। और इस ख्याल के साथ ही उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा जहां उसके सामने ही आतिश अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर रूही जबरन मुस्कुरा दी, फिर चेहरा फेरते हुए पानी पीने लगी। आतिश ने उसे देखते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही थी। आतिश की बात सुनकर रूही ने गिलास सामने कांच की टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी मेडिसिन ढूंढ रही थी। रूही की बात सुनकर आतिश उसे देखने लगा। वो उसके जाने से पहले आराम करने को कहकर गया था लेकिन एक वो थी जो आराम करने की जगह पर उसकी मेडिसिन ढूंढ रही थी। कभी कभी तो आतिश को लगता था कि वो सिर्फ शरीर से बड़ी हो गई वरना दिमाग तो अभी भी बचपन में ही अटका हुआ था। आतिश ने रूही के पास झुकते हुए एक हाथ सोफे पर रखा और उसके करीब झुककर कहा, तुम मुझसे पूछ सकती थी। उसकी बात सुनकर रूही ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने पूछा था, पहले आपने बताया। आतिश उसकी घूरती नजरें देखकर पीछे हटकर बोला, अगर मुझे पता होता था कि तुम आराम करने की जगह मेरी मेडिसिन ढूंढने लगोगी तो मैं तुम्हें पहले ही दे देता। आतिश ने एक ड्रॉर खोला और उसमें से अपनी मेडिसिन निकालकर सामने टेबल पर रख दी। रूही उस मेडिसिन को उठाकर देखने लगी। उसने कहा, अब ये तो बताए कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है। आतिश ने उसी ड्रॉर में से एक फाइल निकालते हुए कहा, आईडी कंट्रोल करने की। रूही ने उठते हुए नासमझी से उससे कहा, ये आईडी क्या है। आतिश उसकी तरफ घूमते हुए बोला, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। रूही ने उसकी बात सुनकर कहा, तो ये कोई डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है। आतिश ने फाइल उसके हाथ में रखते हुए कहा, इसे पढ़ो। रूही उस फाइल को देखने लगी। वो वहीं बैठ गई और उसे पढ़ने लगी। आतिश वहां से चला गया अंदर। रूही जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसे अब आतिश का सारा बिहेवियर समझ आ रहा था कि क्यों वो गुस्से में इतना पागल हो जाता था, क्योंकि गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता था। छोटी सी बात पर भी अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो जान लेकर ही छूटता था। शायद आईडी ही उसके पैसिवनेस को इतना हाई कर देती थी। रूही ने पूरी फाइल को पढ़कर उसे रख दिया। वो गहरी सांस लेकर कमरे में आए और बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी में आतिश रेलिंग के नज़दीक खड़ा था। रूही उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने उससे कहा, ये तो जेनेटिक है, तो क्या ममा को भी आईडी है। आतिश ने हाँ मैं सिर हिलाकर कहा, हम इसी वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया था। रूही ने आतिश की तरफ देखते हुए कहा, क्या लेकिन क्यों। आतिश ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, उनके कलीग ने अथॉरिटी को बताया कि वो ऑपरेशन के वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसलिए उनकी वजह से उनके पेशेंट की जान चली गई। रूही ने उसकी बात सुनकर सोचकर कहा, तो क्या ये झूठ था। आतिश ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं सच था। रूही ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए कहा, ममा की वजह से उस पेशेंट की जान गई थी।
आतिश ने सामने देखते हुए गहरी आवाज में कहा, ये झूठ है, पेशेंट की जान उस वार्ड बॉय की लापरवाही की वजह से गई थी, लेकिन उसकी जॉब बचाने के लिए सीएस ने कुछ नहीं किया और ये उनकी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। ये उस वक्त की बात थी जब चांदनी को वीरेंद्र जी के धोखे का अंदाजा नहीं था। ये उनके खिलाफ चली गई पहली साजिश थी जिसका उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। चांदनी जी बेशक माफिया विमेन थी और जाहिर है उनमें अपने दुश्मनों के लिए जरा भी रहम नहीं था। उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने दुश्मनों कैसे और कितना मारा था, लेकिन वो कमजोर लोगों पर वार नहीं करती थी। उनके अंदर दिल था जिसमें फीलिंग्स थी, वो लोगों का दर्द महसूस करती थी। किसी मजबूर और बेबस शख्स की मदद वो उस हद तक करती थी जिस हद तक शायद कोई न कर पाए। उनके अंदर बेहद रहमदिली भी थी और उनकी यही रहमदिली उन्हें बर्बाद करके चली गई। ये उनकी बड़ी कमजोरी साबित हुई जिसका इस्तेमाल उनके दुश्मनों ने बखूबी किया था। रूही ने आतिश की बात सुनकर मन में कहा, तीसरी गलती। फिर उसने आतिश की तरफ देखते हुए कहा, ये गलती क्यों थी? आतिश ने रूही की बात सुनकर कहा, क्योंकि एक साजिश थी जिसमें उन्होंने खुद को फंसा लिया। रूही के मन में साजिश का नाम आते ही एक और सवाल आ गया। उसने उससे कहा, इतिश ममा बहुत पावरफुल थी, फिर वो इस साजिश में कैसे फंस गई? आतिश ने रूही की तरफ देखते हुए उसे अपने करीब किया और उसकी कमर को पकड़ते हुए धीमी और गहरी आवाज में बोला, जब फंसाने वाले हमारे अपने हो तो ताकत होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते रूह, उसे न तो साजिश की खबर होती है न ही साजिश करने वालों की, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। चांदनी जी को अपने ही पति से और उनसे धोखा मिला था जिन पर वो आंख बंद करके यकीन कर सकती थी, जो उसके अपने ही थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उसके सामने मुस्कुराते चेहरों का एक दूसरा भी रूप था। भला वो क्यों ही खुद के पति पर शक करेंगी? वो क्या कोई ये नहीं कर सकता था? रूही ने आतिश की बात सुनकर उसके सीने पर सिर रखते हुए सामने देखते हुए कहा, उन्हें किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए था। आतिश ने कुछ नहीं कहा, वो उसके सिर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद उसने रूही से कहा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अंदर चली गई। वैसे भी उसे नींद आ रही थी। आतिश रात के घने अंधेरे को देखते हुए बोला, सही कहा, कभी किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। ये कहते हुए आतिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये एक शांत और एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो किसी को भी सोच में डाल दे कि उसने जो कहा उसका क्या मतलब था और कहने के बाद इस मुस्कुराहट का क्या मतलब था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। अगली सुबह सूर्यवंशी पैलेस हाल में टेबल पर लहंगे बिखरे पड़े थे। कुछ तो एक बड़े से हैंगर पर लटके हुए थे। उसके अलावा यहाँ बहुत तरह के बुक थी जिनमें लहंगे की अलग अलग डिज़ाइन थी। एक सोफे पर 2 से 3 लड़कियां बैठी हुई थी और 2 आदमी भी थे। उनके बगल में एक दूसरे सोफे पर एक 45 साल की औरत बैठी हुई थी और उस औरत के सामने चांदनी जी बैठी थी। उनके हाथ में एक बुक थी। उन्होंने उसे पूरा देखकर बेतरवी से टेबल पर फेंकते हुए कहा, ये कैसी बकवास डिज़ाइन है, मेरी बेटी ये पहनेगी? मुझे कुछ अच्छा चाहिए, कुछ ऐसा जो मेरी बेटी के लायक भी हो। ये सब उसके लायक नहीं है। वो सारे डिजाइनर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वही वो औरत अनामिका शिंदे जो फैशन की दुनिया में इस वक्त अलग हो मुकाम पर थी। वो चांदनी जी को देखते हुए गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कुछ टाइम दीजिए मैडम, मैं एक नया फ्रेश डिज़ाइन बनाकर आपको दूंगी एंड आई एम श्योर वो आपकी बेटी पर बहुत सूट करेगा। बस एक काम कीजिए, एक बार मुझे आप अपनी बेटी की कोई फोटो दिखा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। चांदनी जी ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, फोटो क्यों, क्या फोटो देखकर डिज़ाइन बनाओगी? अनामिका जी ने कहा, यही समझ लीजिए। चांदनी जी ने उसे एक नज़र देखकर अपना फ़ोन खोला और उसमें से रूही का एक फ़ोटो अनामिका को दिखा दिया। अनामिका ने उस फ़ोटो को देखकर चांदनी जी को देखते हुए कहा, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह ही लगती है। उनकी बात सुनकर दीवान साहब जो वहाँ चुपचाप खड़े थे वो बोले, क्या सच में? चांदनी जी अनामिका की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो दीवान साहब की बात सुनकर अपना सिर घुमाकर उन्हें बिना किसी भाव के देखने लगी। चांदनी जी की नज़रें देखकर दीवान साहब ने नम सिर हिलाते हुए दूसरी तरफ नज़रें कर ली। वही अनामिका इस बात से अनजान रूही की ओर तस्वीरें देखती हुई बोली, हाँ, अगर शक्ल छोड़ दी जाए तो वो बहुत हद तक चांदनी मैडम की तरह ही है। अनामिका की बात सुनकर चांदनी जी ने गर्व से कहा, हाँ, वो मुझे बचपन से एडमायर करती आ रही है न, इसलिए। अनामिका ने एक फ़ोटो को देखा और उसे देखकर वो हैरानी से बोली, यार, ये आपकी बेटी का हस्बैंड है? चांदनी जी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। अनामिका ने उन्हें उनका फ़ोन वापस करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, काफ़ी लकी है आपकी बेटी, यू नो यार, उन तक पहुंचना आसान नहीं है एंड अभी आपका इतना हैंडसम सन इन लो जो है। उद्धरण चिन्ह। अनामिका की बात सुनकर दीवान साहब चौंक गए। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या बात है, बेटी पराई होती है सुना था, लेकिन बाईसा ने तो बेटा ही पराया कर दिया। इधर चांदनी जी ने अनामिका की बातों का जवाब देते मुस्कुरा कर हुए कहा, थैंक यू सो मच, वैसे मेरा सन इन लो नहीं है, दरअसल ये मेरी बहू है और यार मेरा बेटा। चांदनी जी की बात सुनकर अनामिका थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने कहा, ओह आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता। चांदनी जी ने कहा, कोई बात नहीं, बस मुझे एक अच्छा सा डिज़ाइन ला कर दीजिए, और दूसरी बात, यहाँ से जाने के बाद आप इस जगह का रास्ता, साथ ही मेरी आपसे मुलाकात सब कुछ भूल जाएंगी। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चांदनी जी की शहद में डूबी हुई धमकी सुनकर अनामिका ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ आतिश आज हॉस्पिटल गया था और रूही कॉलेज गई थी।
दोपहर का वक्त, रूही कॉलेज से निकलकर पार्किंग में आई। वो अपनी कार में बैठी और कार को सड़कों पर दौड़ा दिया। बीच रास्ते पर पैसेंजर सीट पर पड़ा रूही का फोन बज उठा। रूही ने कॉल उठाया तो उधर से सुहानी का कॉल आ गया। रूही ने कॉल उठाकर कहा, हाँ भाभी। उधर से सुहानी ने कहा, रूही मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी को जरूरी काम आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूही ने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल, आप कहाँ है ये बताइए, मैं अभी आ रही हूँ। सुहानी ने उससे कहा, मैं निकल रही हूँ, तुम हॉस्पिटल में ही मिलना। रूही ने हाँ कहकर फोन काट कर वापस पैसेंजर सीट पर रख दिया। उसने अपनी कार आतिश के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। कुछ देर बाद ही उसकी कार हॉस्पिटल की तरफ आकर रुकी। वो जहाँ आई थी वो आतिश की पर्सनल पार्किंग थी। उसे देखते ही सारे बाउंसर ने सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। रूही उनकी बातों का जवाब देते हुए आगे बढ़ गई। उसने एक वाइट शर्ट और नीचे ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, पैरों में वाइट शूज थे और पीठ पर उसका बैकपैक था। उसके बाल का एक जुड़ा बना था। वो आज किसी 20-21 साल की उम्र की नजर आ रही थी। आज उसके चेहरे पर भी मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही थी। वो तो खैर वैसे भी कम ही नजर आती थी, लेकिन उसका ड्रेसअप उसे थोड़ा मैच्योर दिखा देते थे। मगर आज उसका ड्रेसअप भी वैसा ही था। आतिश की जुबान में वो बिल्कुल उसकी बेबी ही लग रही थी। रूही को कुछ आगे बढ़कर ही सुहानी मिल गई। वो उसके साथ डॉक्टर के रूम में चली गई। डॉक्टर ओज के कैबिन, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड था, उसमें एक में सुहानी बैठी हुई थी। आदिला वहां उस वक्त मौजूद नहीं थी। रूही ने कुछ सोचकर निर्वाणा में फ़ोन किया और लंच मंगा लिया। उसे पता था कि आतिश हॉस्पिटल में ही था। थोड़ी देर बाद सुहानी डॉक्टर ओज के साथ उनके कैबिन में आए। डॉक्टर ओज ने सुहानी से कहा, अब अपना और ख्याल रखना। सुहानी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ओज ने रूही की तरफ देखा और कहा, ये कौन है तुम्हारी? रूही ने डॉक्टर ओज की बात सुनकर कहा, ये मेरी भाभी है। डॉक्टर ओज ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अपनी भाभी का अब और भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनके खाने पीने का ध्यान रखना। मैं अब कोई शिकायत नहीं सुननी चाहती। उनकी टोन थोड़ी रूड थी। रूही को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उससे सब बहुत पोलाइट होकर ही बात करते थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वही डॉक्टर ओज, वो सभी से ऐसे ही बात करती थी। उनका काम ही ऐसा था कि उन्हें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता था, इसलिए उनके हिसाब से तो वो ठीक ही बोल रही थी। रूही ने खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों बाहर आई। रूही सुहानी को उसकी कार में छोड़कर वापस अंदर आ गई। वो आतिश के कैबिन की तरफ चली गई। इधर आतिश, जो अपनी चेयर पर बैठा था, कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था। रूही, जो उसके कैबिन की तरफ आ चुकी थी, वो उसे इतना मग्न देख दबे पांव से उसके पास आ गई। आतिश का चेहरा दरवाजे की तरफ नहीं था। रूही उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने उसके दोनों आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और जानबूझकर अपना गला साफ किया। आतिश ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, रूह। अपना नाम सुनकर रूही ने अपने हाथ हटाकर चीढ़कर कहा, थोड़ा तो टाइम लेते, इतनी जल्दी नहीं बताना होता है। रूही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आतिश ने उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, ये बच्चों वाले खेल खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। बेशक उसके दबे कदमों की हल्की आहट से भी आतिश का ध्यान भटक चुका था। वो उसके कैबिन के बाहर पहुंची तभी आतिश को उसकी खबर लग चुकी थी। आतिश की बात सुनकर रूही ने उसे घूरते हुए कहा, ये बच्चों वाले खेल नहीं है, ये बड़े लोग ही खेलते हैं, मगर लगता है आप बड़े नहीं, बहुत बड़े हो चुके हैं। आतिश उसकी बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। आतिश ने कॉल उठाया और अपने कान पर लगाया। उधर से किसी की बात सुनने के बाद आतिश ने सपाट लहजे में कहा, ठीक, मैं आ रहा हूँ। रूही आतिश को देखने लगी। आतिश ने कॉल रखा। फिर उसने रूही को देखते हुए आराम से कहा, तुम यही रुको, मैं अभी। रूही ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं भी चलूंगी। आप पेशेंट को चेक करने जा रहे हैं न? मैं एक तरफ खड़ी रहूंगी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आतिश ने रूही की बात सुनकर शांत लहजे में कहा, मैं किसी को चेक करने नहीं जा रहा हूँ, तुम यही रहो हम। आतिश ने उसके सिर अपने होंठ रखे। रूही उठकर खड़ी हो गई थी। आतिश भी खड़ा हुआ। आतिश की बात सुनकर रूही ने उससे कहा, इतिश प्लीज़, मुझे चलना है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी प्लीज़। आतिश ने उसकी जिद देखते हुए कहा, ठीक है। आतिश ने अपना हाथ आगे कर दिया। रूही ने खुश होकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो आतिश के साथ बाहर आई। वो जब केविन से बाहर आई तो वहां पर पहले से ही डॉक्टर अजीत, डॉक्टर जय और 2-3 डॉक्टर के साथ योग उसके बाउंड सभी खड़े थे, जो कि अभी अभी आए थे। कुछ तो हुआ था। उन सभी को देख रूही के मन में ये ख्याल आया। आतिश का चेहरा भावहीन हो गया था, सख्त और शांत। वो बिना किसी की तरफ देखे रूही के साथ आगे बढ़ गया। वही बाकी सब ने रूही को देख अपना सिर झुका लिया। रूही बस हल्का सा मुस्कुरा दी। डॉक्टर अजीत ने आतिश के साथ बढ़ते हुए कहा, डॉक्टर आतिश, मुझे लगता है कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए, उसके साथ प्रेस के लोग भी हैं। आतिश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ रहा था। डॉक्टर अजीत ने आगे कहा, अगर उसने कुछ कहा और आप वहां आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो। अजीत की बात सुनकर रूही के कदम हल्के पड़ गए और उसकी पकड़ आतिश के हाथ पर कस गई। आतिश ने रूही की पकड़ मजबूत होते ही रूही को देखा। वो समझ गया कि रूही क्या सोच रही थी। डिसऑर्डर वाली बात रूही के दिमाग में बैठ चुकी थी। ये आतिश को मालूम था। उसने रुककर रूही को देखा, जो उसे ही देख रही थी। आतिश ने उससे कहा, मुझे ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ मजाक है, ये मेरे ट्रिगर पॉइंट नहीं है। ये अजीत की बातों का जवाब नहीं, बल्कि रूही के मन में उठते बेचैनी का हल था।
आतिश रूही के हाथ की पुश्त को अपने अंगूठे से सहला रहा था। रूही ने उसकी बात सुनकर हमें सिर हिला दिया और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। वो लोग एक मीटिंग रूम में पहुंचे जहां एक 3 पीस कोट पहना शख्स गुस्से में खड़ा था। वो आतिश को देखते हो और भी गुस्से में आ गया। आतिश ने युग को कुछ इशारा किया और फिर रूही का हाथ छोड़कर आगे बढ़ गया, सीधा उस शख्स के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो शख्स वहां अकेला नहीं था बल्कि वहां उसके पीछे प्रेस के भी लोग थे। रूही ने वहां अविनाश को भी देखा। वो उसे देखकर चौंक गई। अविनाश वहां पर शांत खड़ा था। वो शख्स विक्रम सिंह अविनाश की ही तरह कलेक्टर था, इसलिए अविनाश को यहां आना पड़ा। विक्रम आतिश को देखते हुए गुस्से से बोला, तो क्या सोचा है, तुम उस डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल रहे हो या नहीं? उसने मेरे भाई की जान ली है। अभी कुछ दिनों पहले उसके भाई की हॉस्पिटल में जान चली गई थी, जो कि उसी की लापरवाही की वजह से गई थी, मगर वो ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो उस डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकलवाना चाहता था जिसने उसके भाई का ऑपरेशन किया था, मगर ये मुमकिन कहा था। आतिश ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उसकी बात सुनकर आराम से कहा, नहीं। उसने सही कहा था, ये इसके ट्रिगर पॉइंट नहीं थे, क्योंकि ऐसे मामले से रोज उसका पाला पड़ता था। उसे बर्बाद करने का ख्याल रखने वाले लोग उसे सबसे बड़े बेवकूफ़ लगते थे। अगर वो इन बातों पर गुस्सा करने लगा तो रोज ही एक आध जान तो यूं ही लेता चला जाएगा। आतिश की बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? तुम्हारा ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा मैं, मेरे साथ प्रेस है, समझे? आतिश ने उसकी बात सुनकर आराम से कहा, जो करना चाहो कर सकते हो। विक्रम सिंह आतिश को अपनी बात न मानता देख और भी अग्रेसिव हो गया। आतिश रानावत तुम। वो गुस्से से आतिश की तरफ बढ़ा। उसका कॉलर पकड़ने के लिए युग और उसके बाउंसर ने गन को रेडी कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते और विक्रम आतिश का कॉलर को पकड़ पाता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सबकी नज़र उस तरफ चली गई, खुद विक्रम की भी। हाथ पकड़ने वाली शख्स रूही थी। रूही जो गुस्से भरी आंखों से उसे देख रही थी, उसने उसका हाथ झटकते हुए कहा, स्टे अवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूर हटो। रूही गुस्से ने गुस्से से उसे धक्का दिया। विक्रम ने रूही को गुस्से से देखा, वो लकड़ी थी, इसलिए विक्रम ने खुद को कंट्रोल किया। उसने आतिश को गुस्से से देखते हुए कहा, देखो। वो एक कदम बढ़ा तो रूही ने उसे पीछे धक्का देते हुए उसकी बात काटते हुए ऊंची आवाज में गुस्से भरे लहजे में कहा, जस्ट शट अप, अपना देखना दिखाना अपने पास रखो, समझे? रूही गुस्से से उंगली दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़ी तो आतिश ने उसकी कमर से पकड़कर उसे पीछे किया, वरना रूही तो भूखी शेरनी की तरह उस पर चढ़ने को तैयार थी। आतिश की पकड़ में रूही विक्रम को देखते हुए गुस्से से बोली, आइंदा मेरे हस्बैंड पर एक उंगली उठाई तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। आतिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसे उसने छुपा लिया था। उसने रूही को अपनी बाहों में भरते हुए उसके हाथ को पीछे किया और आराम से कहा, रिलैक्स रूह, जस्ट रिलैक्स। वहां सब रूही को देखकर हैरान थे, खुद योग भी, हालांकि वो जानता था कि विक्रम आतिश के कॉलर तक कभी नहीं पहुंच पाता, ये तो मुमकिन ही नहीं था। अविनाश अपना चेहरा छुपाकर मुस्कुरा दिया। वो खुद विक्रम को पीछे करने वाला था, मगर किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबको ये डर था कि कहीं आतिश आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए, मगर वो तो नहीं हुआ, लेकिन रूही हो गई थी। आतिश की बात सुनकर रूही ने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो अभी भी विक्रम को गुस्से से देख रही थी। आतिश ने उसके सिर को सहलाते हुए उससे कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। रूही वहां से हिली नहीं। तभी आतिश ने उससे कहा, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, ओके? उसने रूही की बाजू को सहलाया। रूही ने गहरी सख्त नजरों से विक्रम को देखा, जैसे मानो आंखों ही आंखों में उसे आतिश से दूर रहने का कह रही हो। विक्रम उसकी नजरें देखकर घबरा गया। रूही पलटकर तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। आतिश ने युग को रूही के पीछे जाने का इशारा किया। युग हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उसके जाने के बाद आतिश का चेहरा सर्द पड़ गया। उसने पलटकर विक्रम को देखा। आतिश को देखकर एक पल के लिए विक्रम को लगा कि जैसे उसे सांस न आ रही हो। यहाँ जो भी हुआ, अगर वो किसी न्यूज़पेपर या किसी न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट हुआ तो उसके अगले दिन तुम सभी की लाशें उसी न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होगी, वो भी लाइव, अंडरस्टैंड? आतिश की बात सुनकर वहां जितने भी प्रेस वाले रूही को हरकत रिकॉर्ड कर चुके थे, उन सभी के बदन में कंपकंपी छूट भी। आतिश के आवाज और उसकी कही बात दोनों ही वहां सबके लिए सदमे से कम नहीं थी। सभी ने कैमरे नीचे कर लिए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस न हो। और अगर आप अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पेड मेंबरशिप के माध्यम से आपको नए एपिसोड सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।